हमने क्लाउड सिस्टम को पढ़ा था, विंड सिस्टम को पढ़ा था, प्रेशर बेल्ट्स पढ़े थे। लेकिन इन सब के कंबाइंड इफेक्ट के साथ जब हम विंड सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, इसके कुछ और फॉर्म्स भी हो सकते हैं। लाइक यहाँ पर जो भी आप पिक्चर्स देख रहे हैं, यहाँ पर आपको टोर्नाडोज दिख रहे हैं, या फिर इनके अलावा अगर टोर्नाडोज नहीं भी होते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं ऐसे थंडर, लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म्स। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लास्ट लेक्चर को कनेक्टिंग लिंक अगर हम समझे तो वहाँ पर हमने क्लाउड्स पढ़ा था, और क्लाउड्स के अलावा भी हमने कुछ विंड सिस्टम पढ़े थे। अब हमें ये पता है कि लो प्रेशर सिस्टम क्या होता है, हाई प्रेशर सिस्टम क्या होता है, और विंड जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करता है। ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी अब आज के टाइम पर पता है। इन्हीं सब चीज़ों को हम एक बार पूरे लेक्चर में कंबाइन करते हैं, और क्लाउड्स के फर्दर प्रोसेस में, या फिर लास्ट लेक्चर में आपको पता पड़ा होगा कि हमने वाटर साइकिल पढ़ना स्टार्ट किया था, वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस देखे थे हमने, लाइक इवोपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। एक छूट गया था, ये था प्रेसिपिटेशन। और ये छूटा नहीं था, ये जानबूझकर छोड़ा गया था, क्योंकि प्रेसिपिटेशन से ही हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, बारिश कितने प्रकार की होती हैं, इसके अलावा क्लाउड्स के और कौन कौन से फॉर्म हैं लाइक टोर्नाडोज, और ये प्रेसिपिटेशन के ही अलग अलग फीचर्स हैं। ठीक है, तो हम इनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन। देखो, प्रेसिपिटेशन जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हमने डिफाइन किया था, क्या होता है जब इवोपोरेशन के बाद ये सारा जो वाटर वेपर है ये ऊपर जाता है, और जब कंडेंस होता है क्लाउड्स के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में, या फिर वाटर के फॉर्म में, तो इसका एक सैचुरेशन लेवल होता है। मान लो कि ये जिस भी डस्ट पार्टिकल्स पे सेटल होता है, या फिर जिस भी, क्या बोला था हमने इसको, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो अगर जो भी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होता है, अगर उस पे ये टिक जाए, और फिर एक लिमिट होगी ना कि ये कितना बड़ा या फिर कितना वेट ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई संभाल सकता है, या फिर इस पूरे एयर में या फिर इस पूरे क्लाउड का सैचुरेशन लेवल कितना है, उसके बाद तो वाटर वेपर ये अपने आप में कंडेंस नहीं कर पाएगा। तो इन सब के बाद, कॉन्टिन्यूअस कंडेंसेशन के बाद, ये जो फ्री एयर जितना भी वाटर वेपर अपने आप में एब्जॉर्ब करके उसको वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकता है, फिर क्या होता है कि जब ये टेंडेंसी ब्रीच होती है, या फिर ये जो ड्यू पॉइंट की हम बात कर रहे थे, ये ड्यू पॉइंट ब्रेक होता है, तो ये वाटर के फॉर्म में नीचे की तरफ गिरते हैं। इसी प्रोसेस को, जो ये मॉइस्चर के रिलीज का प्रोसेस है, जितना भी मॉइस्चर इतने इकट्ठा किया था अब वो रिलीज करने लगा है, और ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ ये धरती पर नीचे की तरफ गिरते हुए दिखता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, देखो, प्रेसिपिटेशन जो होता है वो रेनफॉल के फॉर्म में होता है, और इसमें बहुत सारे टाइप्स भी हो सकते हैं। जैसे कि एक होता है विराज, विराज या वायरेज, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये जो विराज है ये बेसिकली कुछ ऐसे रेन ड्रॉप्स होते हैं जो कि धरती तक पहुंचने से पहले ही, अगर इनको इतना इफिशियंट या फिर इफेक्टिवली हीट मिल गया तो ये वापस से इवोपरेट होकर ऊपर चले जाते हैं। तो जैसे ही मैंने आपको एक बार और इसका जिक्र किया था कि जो एक ड्रॉप पानी बारिश के टाइम पर हमारी धरती पर या फिर हमारे घरों में गिरता है, वो जरूरी नहीं है कि वो एक बार ऊपर से चला हो और सीधे नीचे आके रुका हो। ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो ऊपर चलता है और नीचे आते आते तक इवोपरेट हो जाता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, और फिर कहीं एक बार मूवमेंट मिलती है तो वो फिर नीचे तक आता है। ये बीच के टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन, इन सब पे डिपेंडेंट रहता है कि जहां से बारिश, देखो बारिश के टाइम पर जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स का टेम्परेचर तो बहुत कम होता है, तभी तो इसने कंडेंसेशन भी लिया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर आइस के भी फॉर्म्स मिलते हैं हमको, तो आइस क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ का टेम्परेचर काफी कम होगा। वैसे भी हमने पढ़ा था कि ट्रोपोपॉज के टाइम पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो यहां पर आपको पता है टेम्परेचर कम है, लेकिन जैसे ही ये नीचे की तरफ बढ़ेगा तो एयर प्रेशर इंक्रीज होगा। एयर प्रेशर के इंक्रीज होने से हमने पढ़ा था कि नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो प्रेशर के इंक्रीज होने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ ये हो सकता है कितना टेम्परेचर इसको मिल जाए कि ये वापस से इवापोरेट हो जाए। इसको हम लोग बोलते हैं विराज या वायरेज। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक होता है ड्रिजल। ड्रिजल मतलब जो हम लोग नॉर्मल अपने, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं या फिर ईस्टर्न साइड से बिलोंग, ईस्ट यूपी वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर इसको हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं झीसी।
या फिर आप इसको नॉर्मली जो जहां पर सभी एक्सेप्टेबल फॉर्म है इसको बूंदाबांदी जिसको बोलते हैं ना, जो टिप टिप बहुत हल्की हल्की ड्रिजल होती है, शावर जैसे लगता है कि कोई स्प्रिंकल कर रहा हो वाटर हमारे ऊपर, इसको बोलते हैं ड्रिजल। ड्रिजल एक प्रकार का लाइट रेनफॉल है जिसका जो वाटर ड्रॉप साइज होता है वो बहुत कम होता है, 1.5 mm होता है। अब आप समझते हो कि 1 सेंटीमीटर के अंदर में 10 mm होते हैं और इस 10 mm में भी 1 mm पकड़ो और उसका भी आधा कर दो तो बहुत ही छोटा ये होता है ड्रिजल का जो ये साइज होता है। इसके बाद देखो एक और कंडीशन होती है, जब विराज से ही मिलता जुलता एक कंडीशन आता है जिसको हम लोग मिस्ट के नाम से पढ़ रहे थे। लेकिन यहां पर क्या होता है कि ये जो इवापोरेशन होता है, इस इवापोरेशन के साथ ही साथ वो वापस से वहीं पर कंडेंस होके फॉगी कंडीशन बना लेता है। क्या होता है कि मान लो बारिश हुई, ड्रिजल स्टार्ट हुई, नीचे आते आते ये इवापोरेट हुई, लेकिन इवापोरेट जब ऊपर होते हुए जा रही थी तो फिर वापस से ठंडी हो गई यहीं पर और यहीं पर कंडेंस हो गई और इन्वायरमेंट में हमारे लोअर ग्राउंड के पास में ही ये क्या बन गई, फॉगी कंडीशन बना लेती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिस्ट। क्या होता है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो तो प्रेसिपिटेशन जो भी होगा वो प्रेसिपिटेशन डायरेक्टली पानी के फॉर्म में ना होकर बर्फ के फॉर्म में होता है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं या फिर अलग अलग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में ये प्रेसिपिटेशन होता है। मतलब कि केवल और केवल वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नहीं, बल्कि आइस के पतले शीट, बहुत ही पतला शीट, जैसे कि पेपर जैसा, पेपर मान लो, या फिर आप थोड़ा सा जैसे कि आपके बुक्स के कवर होते हैं, ठीक है, तो उसका उतना पतला आइस का शीट होगा। ये ऐसा आइस का शीट नीचे की तरफ गिरता है, ऐसे शीट्स को हम लोग बोलते हैं स्लीट, ठीक है। और जो बड़े बड़े जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि भाई बारिश के टाइम पर हम लोग नहीं बोलते कि पत्थर गिर रहा है, तो ये जो पत्थर वाले स्ट्रक्चर में होते हैं, काफी बड़े स्ट्रक्चर्स में होते हैं, ये होते हैं हेल, ठीक है। तो स्लीट, हेल, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सब प्रेसिपिटेशन का ही एक फॉर्म है। और डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर की टेम्परेचर कैसा है और यहां आते आते उसका साइज कितना रहा है, उसका स्टेट कौन सा रहा है, सॉलिड या फिर लिक्विड, उसके बेसिस पर हम अलग अलग चीजें डिफाइन करते हैं। लाइक रेनफॉल का ड्रॉप साइज अभी हमने पढ़ा कि 0.5 mm से थोड़ा सा और भी बड़ा हो सकता है। यहां पर 0.5 mm से ज्यादा होगा, या फिर जब ड्रिजल होता है तो ये 0.5 mm से भी छोटा हो सकता है। विराज जो होगा, विराज के टाइम पर आप देखोगे कि रेन ड्रॉप जो होते हैं वो इवापोरेट हो जाते हैं। मिस्ट में हमने बताया कि इवापोरेट होते हैं लेकिन साथ ही साथ फॉगी कंडीशन बनाते हैं, वहीं पर कंडेंस हो जाते हैं, इसीलिए इसको मिस्ट बोलते हैं। हमने पढ़ा था मिस्ट और फॉग के बीच में हमने क्या डिफरेंस पढ़ा था कि फॉग एंड मिस्ट दे बोथ आर द सेम थिंग्स। इसको देखने में आप बता नहीं सकते कि ये मिस्ट है कि ये फॉग है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करोगे आप तो पता चलेगा कि मिस्ट में ह्यूमिडिटी का जो लेवल है ये थोड़ा ज्यादा होता है। बस दोनों में इतना ही अंतर था। स्नोफॉल क्या होता है, ये फाइन फ्लेक्स होते हैं। फाइन फ्लेक्स मतलब कि अगर आप कभी भी, अभी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या फिर आप दूसरे जगह पे सर्च करो, तो जो ये स्नोफॉल के फ्लेक्स होते हैं इनका इतना बढ़िया स्ट्रक्चर होता है कि आप समझो कि जो हम लोग होली या फिर दूसरे त्योहारों में रंगोली बनाते हैं, उस रंगोली से भी बढ़िया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का ये फॉर्म होता है। यहां से फिर और ब्रांचेस निकलती हैं, यहां से फिर और ब्रांचेस निकलेंगी, इसी तरीके से इसके बहुत सारे डिफरेंट शेप्स होते हैं। तो ये होते हैं स्नोफ्लेक्स, इनको हम लोग बोलते हैं स्नोफॉल। जैसे बर्फ जब गिरते हैं तो आप देखते होंगे कि कॉटन स्ट्रक्चर्स के होते हैं, कॉटनी मतलब, या फिर हम बोलते हैं कि जैसे रुई जैसे दिखते हैं ना वो गोले गोले से, तो उसमें एक्चुअल में ऐसे कुछ ब्रांचिंग होती है जो कि एक ऐसे गोले के फॉर्म में दिखता है हमें। तो आप 3D स्ट्रक्चर में इसको देखोगे तो ये दूर से तो आपको रुई जैसा ही दिखेगा, कॉटन जैसा ही दिखेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सॉलिड नहीं होता है। सॉलिड होगा तो फिर तो आईसी स्ट्रक्चर हो जाएगा ना उसका, वो आईसी स्ट्रक्चर को हम लोग हेल बोलते हैं। हेल मतलब क्या होता है, हार्ड राउंडेड पेलेट्स होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, स्लीट जो होता है वो शीट जैसा होता है, शीट जैसा होता है। ऐसे रेन ड्रॉप्स को हम लोग, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स को स्लीट बोलते हैं। और जो हेल होता है वो जब ऐसा प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है जहां पर जो साइज है, यहां तो भी 0.5 mm की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर 5 mm से लेके 50 mm तक, मतलब बिल्कुल पत्थर जैसे 5 सेंटीमीटर बड़े। अब आप 5 सेंटीमीटर को काउंट कर सकते हो कि कितना दूर हो सकता है। जो मेरी स्क्रीन है उसमें लगभग 5 सेंटीमीटर रिकॉर्डिंग स्क्रीन में इतनी आ रही है। अब आप मोबाइल में देख रहे हो या कहां पर कौन सी स्क्रीन में देख रहे हो उसके ऊपर ये वेरी करेगा, लेकिन 5 सेंटीमीटर काफी बड़ा होता है। तो ऐसा भी है कि अगर आप चल रहे हो और आपके सिर पे इतना बड़ा 5 सेंटीमीटर का आइस अगर पड़ जाए सिर पे, तो हो सकता है कि आपका सिर बिल्कुल खुल जाए, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हेल स्टॉर्म्स होते हैं तो ये गाइडेंस आती है कि आप घरों के अंदर ही रहें। ओके, तो नॉर्मली जो हम लोग बारिश के टाइम पर देखते हैं कि हाँ पत्थर गिर रहा है या फिर जो बहुत तेज आवाज करने लगता है, तो वो हेल स्टॉर्म होते हैं। नॉर्मली अपने इंडिया में स्लीट वगैरह बहुत ही रेयर मिलते हैं, और स्नोफॉल तो
आपको पता है कि हर रीजन में हो नहीं सकता है, तो उसके लिए तो आपको वैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में जाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे कि ड्यू, मिस्ट, फॉग, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, रेन मिलता है, ड्रिजल मिलता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, हर जगह होती है। इसीलिए अब ये जो प्रेसिपिटेशन का एक फॉर्म है रेनफॉल, रेनफॉल को हम थोड़ा सा एक्सपैंड करके पढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द वर्ल्ड सिनेरियो कैसा है, या फिर हम इसको और भी जो भी हमने बेसिक साइंस ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा है उनसे कैसे रिलेट कर सकते हैं। यहां पर बोला गया है कि रेनफॉल के बेसिक 3 टाइप्स ही हैं, या फिर हम यूं बोले कि जो भी प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन का कोई अगर पूछता है कि कौन कौन से टाइप्स के प्रेसिपिटेशन है, तो आप इसमें क्या क्या बताओगे? एक तो आपने बता दिया रेनफॉल, दूसरा बता दिया आपने ड्रिजल, तीसरा आपने बता दिया स्लीट, चौथा बता दिया आपने हेल स्टॉर्म या फिर हेल। तो इतने सारे टाइप्स में आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो, इवन आप विराज और मिस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इतने सारे प्रेसिपिटेशन के टाइप्स है, कभी भी कोई पूछे तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना, और हो सके तो इनका ये जो 5 mm का है तो यहाँ पे एक छोटा सा स्केल बना देना कि ये 5 mm का स्केल है, तो ये जो एक ड्रॉप होता है ये ड्रॉप इतना बड़ा होता है, मतलब ऐसा कुछ भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमेशा बेहतर होता है। यहां पर रेनफॉल की अगर हम बात करें पहले वाले की, तो रेनफॉल बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल रेनफॉल, एक होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, एक होता है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन या फिर फ्रंटल रेनफॉल। अब इसके अलावा ये जो साइक्लोनिक रेन है और मॉनसूनल रेनफॉल है, ये इन्हीं तीनों कंडीशंस के बेसिस पर बनते हैं, बस इनका नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से दिया जाता है। अब इंडिया में मानसून हो आता है तो इसलिए जो भी कन्वेंशनल रेन होती है वहीं पर मानसूनल रेन में कभी कभी ओरोग्राफिक रेन भी होगी। अपने यहाँ देखो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होने के लिए हमने पढ़ा था कि टेम्परेट रीजन का होना बहुत जरूरी है, तो अपने यहाँ टेम्परेट रीजन जल्दी बन नहीं पाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा यूएसए वाले जगहों पर या फिर कनाडा या फिर ऊपर और रशिया में, इन सब जगहों पर आपको देखने को मिलेगा फ्रंट जहां पर बनते हैं। जो हमने पढ़ा नहीं था एयर मास होते हैं, एयर मास अचानक से कोल्ड एयर मास होता है, ये हॉट एयर मास होता है, ये दोनों आपस में टकराते हैं तो फ्रंट बनाते हैं, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा होगा तो अभी आगे ये सब टॉपिक्स बचे हुए हैं, ठीक है। आगे आने वाले 3 से 4 लेक्चर्स में हम यही सब क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, ये जो फ्रंट्स बनते हैं ये क्या होते हैं, ये सब अभी हम आगे पढ़ लेंगे। अभी हम मोटा मोटा एक इमेज बना के चल रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स मिस ना हो हमसे। सबसे पहला जो है इसमें से वो है कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल मतलब एज ए नाम सजेस्ट कर रहा है कि कन्वेंशनल है, नॉर्मली यूजुअली यही वाली बारिश हमेशा होती है। तो क्या होगा कि जब भी नॉर्मली सन के रेस से हमारा एटमॉस्फेयर हीट होता है, लैंड सरफेस हीट हो गया, तो यहां पर क्या डेवलप होता है, लो प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। और जहां पर भी लो प्रेशर होता है वहां से एयर राइज करता है, ये भी हमने पढ़ा था। अब अगर आसपास में कोई भी वाटर सरफेस है, जैसे कि सी है, इसके अलावा रिवर्स भी है, ओशियंस हैं, तो ये गर्मियों के टाइम पे क्या होती है, यहां से पानी लेते हैं और ये फिर ऊपर की तरफ उठते हैं, इधर से भी पानी लेते हैं और ये ऊपर की तरफ उठते हैं। तो कहीं से भी ये पानी अगर लेते हैं और हवाओं में मॉइस्चर प्रेजेंट होने के साथ साथ कहीं पर भी उसको लो प्रेशर सिस्टम मिल गया, तो इस लो प्रेशर सिस्टम के साथ साथ ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, और जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ेगा, हमने पढ़ा था ये एक्सपैंड होगा, ठीक। एक्सपेंशन से यही सब क्लाउड फॉर्मेशन का अपना एक तरीका है। और जब ये क्लाउड फॉर्मेशन इस हिसाब से होगा कि जब इसके पास क्षमता नहीं बचेगी कि ये और वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, तो फिर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगी, रेनफॉल स्टार्ट होगी। ऐसे प्रोसेस को, जो कि नॉर्मल फिनोमेना है, ऐसे रेनफॉल को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल कभी कभी काफी तेज आती है लेकिन ड्यूरेशन में छोटी होती है। और आप देखोगे कि हमेशा जब भी कन्वेंशनल रेनफॉल आएगा तो उसके पहले बादल वगैरह घिरने लगेगा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि निम्बस क्लाउड आपको जरूर से दिखने लगेगा। ये निम्बस क्लाउड थोड़े से डार्क ग्रे कलर या फिर ब्लैक कलर के होते हैं, तो इन सब से रेनफॉल तो होगी। और समर के टाइम पर बेसिकली ये ज्यादा होते हैं, क्योंकि समर के टाइम पर यहाँ पर जो लो प्रेशर सिस्टम ग्राउंड पर बनना वो काफी आसान हो जाता है, तो इसीलिए लो प्रेशर सिस्टम से बारिश होती है। यहाँ पर जो फोटो लगा हुआ है ये रेनफॉल का तो मुझे नहीं लगता है, इसको आप ओमिट भी कर सकते हैं। नॉर्मल कन्वेंशनल रेनफॉल ऐसे नहीं दिखते हैं। जो हम नॉर्मल अपने आसपास के क्षेत्र में देखते हैं ना कि बारिश हो रही है, तो उसी को कन्वेंशनल रेनफॉल बोलते हैं। इसमें कोई भी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सभी इसको एक्सपीरियंस करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट में अगर देखेंगे तो नदर्न हेमिस्फीयर में अगर बात करें तो वहां पर समर के टाइम पर काफी बारिश होती है। इवन जो इक्वेटर वाला रीजन है, इक्वेटर वाले रीजन पे हमने बताया था कि यूजुअली रोज बारिश होती है, तो यहां पर भी रोज बारिश होगी इक्वेटोरियल रीजन में। और भी अगर वर्ल्ड के क्लासिफिकेशन में जाएं, अच्छा सॉरी उसको भी देखेंगे, उससे पहले
दूसरे टाइप्स, जैसे कि ओरोग्राफिक रेनफॉल है। ओरोग्राफिक रेनफॉल या फिर ओरोग्राफ कहीं पर भी आए तो मैंने आपको बताया था कि ये स्लोपी सरफेस पर ऊपर की ओर बढ़ने से जो भी रेनफॉल होगा या फिर कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन जो भी होता है उसको ओरोग्राफिक कंडेंसेशन, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, ओरोग्राफिक रेनफॉल कुछ भी बोल सकते हैं। अब होता क्या है इसमें, अब देखो आप खुद ही समझो इस चीज को कि अगर मान लो एक मॉइस्ट वार्म एयर है, ठीक है, जो कि सरफेस पर बढ़िया से टहल घूम रहा था, अचानक से उसको पहाड़ मिल जाता है, माउंटेन मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उस डायरेक्शन में अगर बढ़ रहा होगा तो ये माउंटेन जैसे ही उससे टकराएगा ये ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ही ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है प्रेशर डिक्रीज करता जाता है, तो इसके चलते क्या होगा, इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। साथ ही साथ ये एक्सपैंड भी करता रहेगा क्योंकि प्रेशर कम हो गया है, एक्सपेंशन से इसका टेम्परेचर थोड़ा सा और कम होगा, और ये जो भी इसके पास लेटेंट हीट है वो एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा बाहर निकाल देगा। अब इसके वजह से क्या होगा कि जो भी हीट इसके अंदर बनी हुई थी थोड़ी सी फिर से बन जाती है, सराउंडिंग टेम्परेचर से ये अभी भी हीटेड है तो ये इसलिए और ऊपर बढ़ गया। इस तरीके से क्लाउड फॉर्मेशन धीरे धीरे लेयर बाय लेयर होती रहती है, और बिल्कुल ऊपर जहां पर बिल्कुल ठंडी जगहों पर मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल ऊपर पहाड़ के ऊपर आप देखोगे कि यूजुअली यहां पर कंडेंसेशन होता है, तो ये कंडेंसेशन वाटर फॉर्म में नहीं, ये यहां पर आइस फॉर्म में हो जाता है। इसीलिए ऊपर का जो टेम्परेचर ये और कम है, ये भी कंट्रीब्यूट करता है इसको, तो यहां से और ठंडा हो जाता है। तो ये सब बेसिस है। अब यहां पर अगर ऐसा कंडीशन बन जाए कि भाई बारिश के लिए जितनी ड्यू पॉइंट की जरूरत थी सैचुरेशन हो चुका है इसका ऑलरेडी, तो फिर ये भी बारिश करेगा, ये भी प्रेसिपिटेट करेगा। लेकिन बढ़िया बात या फिर खराब बात कोई भी बोल सकते हो आप, कि ये बात यहां पर ध्यान देने की है कि क्लाउड फॉर्मेशन जो होगा वो इसी रीजन पर बन रहा है, तो जितनी बारिश होगी वो यहीं पर हो जाएगी। अब ये विंड सिस्टम उसके बाद ये पहाड़ को क्रॉस करके जब नीचे की तरफ इधर से बहना फिर से स्टार्ट करेगा, तो जितनी बारिश थी वो तो ऑलरेडी यहां हो चुकी है। तो यहां पर आप देखोगे इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवार्ड साइड। क्या बोलते हैं, लीवार्ड साइड। और ये कौन सा है, ये है विंडवार्ड साइड। ठीक, विंडवार्ड साइड में बारिश होती है और लीवार्ड साइड जो होता है वो पीछे का साइड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो ये गुजरात और ये इंडिया है, इंडिया का पोर्शन ये आप समझ गए होंगे कहाँ का है, साउथ इंडिया की बात कर रहा हूं, और यहां पर है हमारे कौन से घाट, यहां पर है हमारे वेस्टर्न घाट। अब क्या होता है कि जब भी साउथ वेस्ट मानसून यहां से चलता है तो जब पहाड़ों से यहां पर टकराता है तो ये मानसून यहां पर बारिश करता है। ठीक है, तो यहां पर देखोगे बारिश करने का मेन रीजन क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। और जब भी वेस्टर्न घाट के आप जब ईस्ट साइड में आओगे, मतलब कि लीवार्ड साइड में जब भी आप देखोगे तो वहां पर उतनी बारिश नहीं होती है, इसीलिए कर्नाटका के कुछ रीजन में आप देखोगे कि उतनी बारिश नहीं होती है। हालांकि पहाड़ों के बीच से क्या होता है, उनको हवा पास करने का मौका मिल जाता है, तो यूजुअली देखा जाता है कि बारिश हो भी जाता है। लेकिन जहां पर ऐसे बैरियर देखने को मिलेंगे उस बैरियर पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा, और इस ओरोग्राफिक रेनफॉल के लीवार्ड साइड में कोई भी बारिश वगैरह देखने को नहीं मिलता है, काफी ड्राई जैसा महसूस होगा आपको। ये सब हमने विंडवार्ड साइड ये सब बात हमने कर लिया। ठीक है, ओके। फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल, जैसे कि यहां पर वेस्टर्न घाट का एग्जांपल दिया है, तो यहां पर आप स्पेसिफिकली महाबलेश्वर का एग्जांपल दे सकते हो। महाबलेश्वर जो है वो है लीवार्ड साइड में, ये है अपने विंडवार्ड साइड में, इसीलिए यहां पर बारिश काफी ज्यादा होती है, 600 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। लेकिन अगर पुणे की बात करें, पुणे जो है वो वेस्टर्न घाट के लीवार्ड साइड में पड़ता है, तो इसीलिए पुणे में बहुत बारिश नहीं होती। आप देखोगे कि 70 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। तो हालांकि क्लाइमेटिक कंडीशन पुणे का काफी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी बारिश की अगर बात करें तो यूजुअली अपने यहां से ज्यादा ही हो सकती है। मान लो आप यूपी में रह रहे हो या फिर हरियाणा, पंजाब, इन सब रीजन में रह रहे हो सकता है कि यहां से ज्यादा होती हो, लेकिन फिर भी 70 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल है वहां की। अब तीसरा जो टाइप है वो है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन या फिर फ्रंटल रेनफॉल। देखो यहां पर दो मासेस को पढ़ना बहुत जरूरी है, या फिर दो फ्रंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक होता है कोल्ड फ्रंट और एक होता है वार्म फ्रंट। नॉर्मली कोल्ड फ्रंट किसको बोलते हैं, कोल्ड फ्रंट वो फ्रंट होगा ना जहां पर कोल्ड मास, जैसे कि हमें पता है कि दो तरीके के एयर मासेस होते हैं, एक होता है कोल्ड एयर मास और दूसरा होता है वार्म एयर मास। अब ये एयर मास क्या है, वही जो छोटे छोटे पॉकेट्स की हम बात करते थे उसको काफी बड़ा कर दो, तो काफी बड़े पॉकेट्स होते हैं, एक बड़ा वॉल्यूम होता है एयर का जो कि अपने आप में वार्म होता है या फिर कोल्ड होता है। जब भी इनकी टक्कर होती है तो क्या बनता है, बनता है फ्रंट।
अब ये डिसाइड करना कि ये फ्रंट कोल्ड फ्रंट है कि ये फ्रंट वार्म फ्रंट है, ये थोड़ी मुश्किल की बात होती है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में कोल्ड ये जो एयर मास है वो वार्म एयर मास से आके मिलता है। अब लेकिन होता यूं है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, देखो मान लो अगर कोल्ड फ्रंट बनना होगा तो कोल्ड फ्रंट में जो भी कोल्ड एयर मास है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और जब भी वार्म फ्रंट बनेगा तो यहां पर जो भी विंड सिस्टम में वार्म रीजन है, इस वार्म एयर मास का स्पीड ज्यादा होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब दोनों ने अपने अपने स्लोप्स की बात की है। जब भी कोल्ड एयर फ्रंट बनेगा तो स्लोप कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब बिल्कुल स्टीप स्लोप दिखेगा। और जब भी यहां पर आप बात करोगे वार्म फ्रंट की, तो वार्म फ्रंट में जो क्लाउड्स बनते हैं वो थोड़े से स्लोपी सरफेस के होते हैं। स्लोपी सरफेस में क्या होगा कि बादल थोड़े दूर तक बनेंगे, और जैसे कि यहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन सकता है, क्योंकि तुरंत ही ओरोग्राफिक जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो यहां पर भी ओरोग्राफिक टाइम पे जैसे वहां पर माउंटेन मिलते थे, यहां पर हमें एयर मास मिल गया है, तो इसके चलते भी सेम ओरोग्राफिक पैटर्न पर ही बारिश होती है। तो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन के अंदर भी ओरोग्राफिक रेनफॉल ही होगी। और यहां पर चूंकि इसकी हाइट अचानक से बढ़ी है, काफी दूर तक जाएगा ये, और यहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है, काफी ज्यादा बारिश होती है। जब भी वार्म फ्रंट बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर भी स्ट्रेटस क्लाउड्स जो होते हैं वो स्ट्रेटस क्लाउड्स बारिश करते हैं, और स्ट्रेटस हमें पता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से थोड़े वीक होते हैं बारिश कराने में, तो इसीलिए बारिश यहां पर थोड़ी कम होगी। तो यहां पर एक बात बिल्कुल सिंपल सी होगी कि अगर कोल्ड एयर मास स्ट्रांग है तो ऑब्वियस सी बात है वार्म एयर मास को ड्राइव आउट कर देगा, मतलब कि बाहर भेज देगा। तो नॉर्मली जब भी ऐसा होगा तो ये धक्का देते हुए कोल्ड एयर मास आएगी, और जो वार्म एयर मास है वो अचानक से इसके ऊपर ऊपर उठ जाएगा, तो ये बन जाएगा कोल्ड फ्रंट। अगर वार्म फ्रंट थोड़ा स्ट्रांग है तो वार्म फ्रंट इसके ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब कि जो कोल्ड फ्रंट है वो ऐसे कुछ नीचे बनेगा। इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि ये वार्म एयर को सप्रेस कर पाए या फिर इसको रोक पाए, तो इसीलिए पूरा ऊपर अचानक से ये वार्म एयर आ जाएगा और नीचे कोल्ड एयर बना रहेगा। कोल्ड एयर मास है ये वार्म एयर मास है। ये सिंपल सा आपको बात समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पर कोल्ड एयर मास कैसे ड्राइव आउट कर रहा है वार्म एयर मास को, और वार्म फ्रंट में वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास को ड्राइव आउट कर रहा है। तो इस बेसिस पर आप देखोगे कि वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट बनते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो दो मासेस दोनों एक साथ आ जाएं तो क्या होगा, अगर एक साथ साइमल्टेनियसली लो प्रेशर एरिया में एक साथ पहुंचे तो उस केस में हम इसको बोलते हैं, ये जो फ्रंट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी फ्रंट। ठीक। अब लेकिन क्या होता है कि जब आपको भी पता चल रहा होगा कि जब भी कोल्ड फ्रंट होगा तो यहां पर इंटेंस प्रेसिपिटेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बनेगा तुरंत ही ओरोग्राफी रेनफॉल वाला सिचुएशन, यहां पर बनेगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, और यहां पर रेनफॉल जो होगा ये काफी तेजी से होगा। लेकिन दूसरी जगह पर जहां पर ऐसे स्लोपी सरफेस में ये चीजें बन रही हैं तो यहां पर छोटे क्लाउड्स बनेंगे। छोटे क्लाउड्स जो भी होंगे वो उतना बारिश उतना प्रेसिपिटेशन नहीं कर पाएंगे। बस ये होगा कि ये ज्यादा दूर तक बारिश करेंगे क्योंकि इसका जो भी स्लोप है वो काफी दूर तक है और यहाँ पर काफी स्टीप स्लोप है। अब क्या होता है कि कोल्ड फ्रंट्स जो होते हैं वो कभी कभी वार्म फ्रंट से तेजी से मूव करते हैं और उनको ओवरटेक कर लेते हैं। जब भी ऐसा होता है तो यहाँ पर जो एक फिनोमेना है, इस पूरे फिनोमेना को एक्चुअली में ये जो स्लाइड करने का है या फिर ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्लूजन। ऑक्लूजन क्या होता है कि बेसिकली ये कुछ ऑक्लूडेड फ्रंट के टाइप में डेवलप होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये जो इसका कॉन्वेक्स शेप है, ये कॉन्वेक्स शेप ऑक्लूजन की तरफ दिखा है, इसलिए ये जो है ये एक ऑक्लूडेड फ्रंट है। बात करते हैं साइक्लोनिक रेन की। साइक्लोनिक रेन क्या होता है? सिंपल सा है। साइक्लोन्स के लिए हमें पता है कि लो प्रेशर सिस्टम वैसे ही डेवलप होना थोड़ा जरूरी होता है। कभी कभी ये जब भी बादल वगैरह हैं इनसे कनेक्शन अगर आ जाए तो इस कनेक्शन के बेसिस पर साइक्लोनिक रेनफॉल भी होते हैं। यूजुअली वही कन्वेंशनल रेनफॉल जैसे ही है, बस कन्वेंशनल रेनफॉल को थोड़ा बड़ा कर दो तो ये बन जाते हैं साइक्लोनिक रेन। बारिश जहां पर भी होगी वाटर सरफेस के ऊपर होगी, और जो भी नॉर्मल ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वहां पर ये डेवलप होते हैं। और इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्चुअली हमने पढ़ा नहीं है ना, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे कि यहाँ लिखा है कि ओशन टेंपरेचर यहाँ पे कितना 26.5 डिग्री सेल्सियस है, तो लगभग मैंने आपको बताया था कि 25 डिग्री या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर इतना टेंपरेचर था, लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ और यहाँ से फिर जो साइक्लोन बनना स्टार्ट हुआ, लो प्रेशर से ये ऊपर की तरफ आगे बढ़ा, यहाँ पर कंडेंस होना स्टार्ट किया और बड़ा सा क्लाउड बन गया। इस बड़े से क्लाउड में जो भी प्रेसिपिटेशन होगा इस प्रेसिपिटेशन को हम लोग बोलते हैं साइक्लोनिक रेन। फिर ये कैसे बनता है वही सेम बात जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। फिर आता है मॉनसूनल रेनफॉल, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो मॉनसूनल रेनफॉल अपने आप में सीजनल नेचर का है और सीजन के वेरिएशन के साथ साथ ये रेनफॉल भी वेरी करता है। तो यहाँ पर जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, देखो साउथ वेस्ट में इधर पूरा पानी ही पानी है, तो ऑब्वियस बात है जब भी इक्वेटर के साइड से ये गर्म हवाएं या फिर इधर तरफ आ रही होंगी तो यहाँ पर कुछ एक्सटेंसिव रेनफॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर का कंटेंट भी काफी ज्यादा होगा और साथ ही साथ इनको पूरा प्लेस मिल गया है ये प्रेसिपिटेट करने का इस बेसिस पर। और दूसरा एक है मॉनसूनल रेनफॉल। तो इसलिए जब भी ये कौन सी डायरेक्शन ऑफ विंड है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन से साउथ वेस्ट की तरफ आ रहा है, तो ये कौन सा मॉनसून होगा? मॉनसूनल विंड्स होगा, ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स है। अब आप देखो कि जब भी इधर से तिब्बत प्लेटू से ये इधर आते हैं तो बे ऑफ बंगाल में कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा पानी मिल जाता है। इसलिए आप देखोगे कि जब भी ये तमिलनाडु वाला जो इधर का रीजन है यहाँ पर मतलब काफी दिन तक बारिश होती रहती है। एक तो जब मॉनसून आता है तो साउथ वेस्ट विंड की वजह से जो भी रेन होती है वो यहाँ पर होती है और वो भी इसके बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से। नेक्स्ट टाइम जब ये रिट्रीट करने लगता है या फिर ये मॉनसून जब वापस आने लगता है तो भी ये बे ऑफ बंगाल से पानी उठाता है और फिर तमिलनाडु के इस रीजन में रेनफॉल करता है। अब देखो इसीलिए यहाँ पर आपको हमेशा कौन सा वेजिटेशन मिलेगा? एवरग्रीन टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलेगा। एवरग्रीन इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमेशा बारिश वगैरह होती रहती है, जो भी पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं वो एवरग्रीन नेचर होते हैं, हमेशा हरे होते हैं।
अब बात करें अगर रेनफॉल की वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे, देखो क्या होता है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिसाब से बारिश होती है। अब ये जो वेरिएशन है इसका एक सेट ऑफ पैटर्न है। तो अभी तक हमने जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है विंड सिस्टम का उसको एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बेसिस पर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या ये यहाँ पर सेट बैठा है क्या। नॉर्मली हमने देखा था कि ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, मतलब कि इन बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ 35 टू 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, मान लो 35 से 40 डिग्री नॉर्थ है और ये 35 से 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, ठीक है। तो इस वाले रीजन में हमने यूजुअली क्या देखा था, ट्रेड विंड्स चलते हैं और ये जो ट्रेड विंड्स होते हैं ये किस डायरेक्शन होते हैं, इस डायरेक्शन होते हैं, मतलब कि कौन से डायरेक्शन से, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन होते हैं यूजुअली। अब क्या करोगे कि जब इस रीजन में आप बात करोगे तो यहाँ पर विंड सिस्टम, जैसे कि मान लो इंडिया की अगर पर्सपेक्टिव में बात करो, अब यहाँ पर अगर विंड सिस्टम इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा तो ऑब्वियसली बात ये है ना कि ईस्ट साइड में ही, मतलब ये जो ईस्ट साइड है ये बे ऑफ बंगाल से पानी उठाएगा और इसके ईस्ट साइड में बारिश करेगा। हालांकि यहाँ पर मानसून सिस्टम चलता है वो डिफरेंट वे, लेकिन आप चीजों को समझने के लिए तो ये बता सकते हो ना। तो यहाँ पर यूजुअली ऐसा देखा जाएगा कि जो भी रेनफॉल होती है वो इस ट्रॉपिकल रीजन में, वो रेनफॉल एरियाज हमेशा ईस्टर्न बाउंड्रीज पर होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी अपना सारा यहीं पर ट्रेन करेगा। वो अपने वेस्ट डायरेक्शन में जाती है तो सूखा हो जाएगा, फिर वहां तक बारिश वाला ह्यूमिडिटी बचेगा भी नहीं। तो यहाँ तो बिल्कुल सूखा होता है, अपने ईस्टर्न साइड में वो काफी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम इसके ऊपर चलते हैं तो हमने पढ़ा था इसके ऊपर चलने से क्या होता है, वेस्टर्लीज बनने लगते हैं यहाँ पे भी और ऊपर इस डायरेक्शन में भी वेस्टर्लीज बनेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि अभी तक तो यहाँ से ईस्ट वाले कॉन्टिनेंट्स पर बारिश ज्यादा मिलती थी, लेकिन जब हम इसके ऊपर बढ़ेंगे टेम्परेट रीजन बढ़ेंगे, मतलब कि इन बिटवीन 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 45 से लेकर 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इन दोनों ही जगहों पर जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट होगा या फिर वेस्टर्न एरिया होगा वहां पर बारिश थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। ये पैटर्न क्या हमारे पढ़े हुए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सही है क्या, देखते हैं कि ये ज्योग्राफी जो भी हमने ज्योग्राफी का साइंस पढ़ा है वो सही है क्या। तो आप इस डायग्राम पे जरा एक बार नजर डालो। ये तो हमने बात की थी, देखो इक्वेटर के पास वाला रीजन जो है उसमें हर समय रेनफॉल होता ही रहेगा। तो आप इस रीजन को देखो, यहाँ वाले रीजन को देखो, इंडोनेशिया वाला पूरा रीजन देखो, और ये ब्राजील और इधर वाला सारा रीजन देखो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि डार्क ब्लू कलर है, डार्क ब्लू का मतलब है कि हेवी रेन एवरी मंथ, हर समय बारिश होती रहती है। लेकिन उसके ऊपर जब हम जाते हैं थोड़ा सा तो हम देखेंगे कि इसके ईस्टर्न पोर्शन पे थोड़ा ज्यादा बारिश होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये सारे रीजन देखो, ये रीजन ऐसा है। देखो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस जिसकी हम बात अभी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चीजों को समझ सकते हो। यहाँ वाले रीजन को देखो, ये ईस्टर्न साइड है, ठीक है। आप थोड़ा सा और भी अगर इधर बारिश में अपने यहाँ पर भी आप देख सकते हो, कुछ यहाँ पर भी बारिश देखो, इधर भी ऊपर के रीजन में। तो इन सबसे पता चल रहा है, और नीचे भी आओ इवन, तो नीचे भी आप देखोगे कि ये सब ईस्टर्न बॉर्डर है जहाँ पर बारिश हो रही है। ये सब रीजन, ये जो लाइट ग्रीन कलर या फिर डार्क ग्रीन कलर है, ये हैवी सीजनल रेन बता रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ईस्टर्न बाउंड्रीज है वहीं पर है। लेकिन जब हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर जो रेनफॉल का पैटर्न है वो आप देखोगे कि कौन से बॉर्डर पर आता है, वो अपने वेस्टर्न साइड पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्लीज चलते हैं, वेस्टर्लीज यहाँ पर बारिश कराएंगे और ये जो ईस्टर्लीज हैं वो यहाँ पर बारिश कराएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आप देखो कि किस हिसाब से चीजें बिल्कुल अपने ही मैप वाले जैसे कि हमने पढ़ा था वहां पर बिल्कुल फेमस है, ठीक है। तो चाइना की भी ज्यादा बारिश होती है। तो इन सबके पीछे आप अच्छा खासा रीजन देख सकते हो। और इवन जब आप ऊपर जाओगे तो देखो यहाँ पर डार्क ब्लू कलर है, तो यहाँ पर इधर साइड में बारिश ज्यादा हो रही है। तो इससे मतलब समझ में आता है कि जो भी हमने पढ़ा है वो एकदम बढ़िया पढ़ा है और वो हर जगह अप्लाई भी होता है। अगर हम इसी साइंस को और भी जगहों पर सीखेंगे लगाना और अगर हमें ऐसा ट्रेंड पता चल जाता है तो हम पूरे ज्योग्राफी को बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर समझ सकते हैं। इसलिए मैंने बताया था बिल्कुल पहले लेक्चर में कि ज्योग्राफी अपने आप में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके आप उसको कहीं पर भी लगा सकते हो, ठीक है। वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में देखो क्या होता है कि कभी-कभी माउंटेन्स मिलते हैं, नॉर्मली माउंटेन्स वगैरह जहां पर भी मिलेंगे। और ऐसा देखा गया है कि मानो ये माउंटेन रेंज है, ठीक है। अब माउंटेन रेंज इस हिसाब से बना हुआ है कि जो विंड सिस्टम है वो ऐसे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो इनको स्पेसेस मिल जाएंगे, ठीक है, कि ये ट्रैवल कर लें। लेकिन अब यही माउंटेन अगर काफी डेंस हो तो फिर तब तो ये जगह नहीं मिल पाएगा, यहीं पर ब्लॉक होगा और जो भी इसका विंडवर्ड साइड जो कि हमें अभी इस पिक्चर में दिख रहा है वहीं पर बारिश होगा और जो इसके पीछे साइड में होगा, मतलब जो कि अभी हमें यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, वहां लीवार्ड साइड पे बारिश नहीं होगी, हमेशा ऐसे ही होगा। तो इसलिए आप देखो कि अपने इंडिया में वेस्टर्न घाट जो कि मैंने एग्जांपल लिया था, तो इस वेस्टर्न घाट की लीवार्ड साइड में बारिश वगैरह काफी कम होती है, ठीक है। अब देखो एक इक्वेटोरियल बेल्ट आता है, इक्वेटोरियल बेल्ट में आप देखो कि जहां पर भी यहाँ कूल टेम्परेट जोन है, मतलब ऐसे इक्वेटर्स जहां पर माउंटेन्स वगैरह होंगे, तो या फिर ऐसी जगह पर आप देखोगे कि बारिश काफी ज्यादा होती है, हेवी रेनफॉल होता है इक्वेटोरियल बेल्ट में, लगभग 200 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। लेकिन अगर हम इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरियाज में जाएंगे, अंदर की बात करेंगे, तो हमेशा देखो ना कि कोस्टल रीजन में बारिश वगैरह बहुत ज्यादा होती है। तो इवन आप मुंबई वगैरह में देखो कितनी हेवी बारिश होती है हमेशा, वो इसलिए होती है जहां पर उसको ह्यूमिडिटी ज्यादा मिलेगा वहीं पर तो वो प्रेसिपिटेट भी करेगा ना, बिल्कुल नॉर्मल साइंस है ये। तो इसके बेसिस पर हमेशा कोस्टल रीजन में बारिश वगैरह काफी ज्यादा होगी, ऐसा हमेशा ही होगा। जो इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरियाज है वहां पर बारिश थोड़ी कम होगी, 100 से 200 सेंटीमीटर पर एनम की बेसिस पर हो सकती है। और एकदम ही जब हम वेस्टर्न साइड में जैसे कि आप यहाँ पर देखो इस फिगर में कि यहाँ पर भी बारिश होनी थी हुई, लेकिन जब ये वाले पूरे सीजन्स आप जब यहाँ सहारा डिजर्ट पहुंचोगे तो ये भी वेस्टर्न साइड में है, हमारा ये थार डिजर्ट भी वेस्टर्न साइड में है, ये डिजर्ट भी आप देखोगे तो भी वेस्टर्न साइड में है, ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट भी वेस्टर्न साइड में आता है। तो वेस्टर्न साइड तक आते आते पूरा ह्यूमिडिटी जो है उसका पूरा खत्म हो जाता है, जिसके बेसिस पर वहाँ पर डिजर्ट वाला रीजन बनता है। तो इसलिए कॉन्टिनेंटलिटी का हमने रीजन पढ़ा था, चाइना के अंदर हमने पढ़ा था गोबी डिजर्ट, टकलामकान डिजर्ट, तो ये सारे डिजर्ट चाइना के अंदर कॉन्टिनेंटलिटी के बेसिस पर बने थे। अब वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में अगर हम फिर और अंदर की तरफ चले तो जब हम ट्रॉपिकल लैंड की तरफ चलेंगे जो कि अपने आप में काफी अंदर है, तो ऐसे जगहों पर रेनफॉल काफी कम मिलेगा, 50 से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ही मिलेगा। और इवन जहां पर रैन शेडो एरिया है, मतलब कि जो लीवार्ड साइड होंगे ऐसे जगहों पर, और स्पेशली अगर हम और भी ऊपर लैटिट्यूड में चले जैसे कि 70 डिग्री लैटिट्यूड, 80 डिग्री लैटिट्यूड, तो वहां पर तो वैसे भी बारिश वगैरह बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहां पर बारिश के लिए कन्वेंशनल रेनफॉल के लिए यूजुअली जो होता है वहां पर चाहिए लो प्रेशर सिस्टम जल्दी बन नहीं पाता है वहां पर, इसीलिए बारिश कम मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक रीजन बनता है जहां पर हमने पढ़ा था सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जब भी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की बात आई तो वहां पर थोड़ी बहुत बारिश होती रहेगी, ठीक है। उसके अगल बगल अगर हम बात करें तो वहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होगी। फिर रेनफॉल का कुछ सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, जैसे कि मानसूनल रेनफॉल में देखा, तो ये मानसून के साथ साथ चेंज होता रहेगा और थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहता है। तो इक्वेटोरियल बेल्ट से लेकर टेम्परेट रीजन तक की बात कर लो, हर जगह आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन करते हैं सबके बेसिस पर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लिक्विड इनटू वेपर। कल ही पढ़ा हमने, बता दो आप लिक्विड को वेपर में चेंज करने की मतलब सबसे पहला प्रोसेस मतलब कि इवोपोरेशन का प्रोसेस, बहुत ही सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन और देखते हैं। द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी, ऑब्वियसली कौन सा होगा, सैचुरेटेड एयर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑप्शन इज द करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काई, कल के लेक्चर से रिवीजन कौन सा है, कौन सा सबसे ऊंचा था, सिरस क्लाउड सबसे ऊंचा था। सबसे नीचे कौन सा था, स्ट्रेटस। बीच वाले को क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे एल्टो। और उसके बाद निम्बस और क्यूमुलस इसके साथ अटैच होते थे। निम्बस क्लाउड बारिश कराता था और क्यूमुलस क्लाउड वो क्यूमुलेट होता था, मतलब कि इकट्ठा होता था छोटे छोटे फॉर्म में कॉटन बॉल्स के शेप में या फिर
इसके अलावा हमने स्टेटस पढ़ा था जो कि लेयर बाय लेयर में चेंज होता है। बट हम प्रेसिपिटेशन स्टैंड फॉर, प्रेसिपिटेशन का मतलब है, पढ़ लेना आराम से आप इसको, लेकिन कन्वर्जन तो कहीं पर भी नहीं है। कन्वर्जन हटा दो। ये क्या होता है कि वाटर वेपर का फॉल ऑन द ग्राउंड इन एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इज प्रेसिपिटेशन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ड्यू पॉइंट इज द टेंपरेचर एट व्हिच कंडेंसेशन स्टार्ट तो कंडेंसेशन इन होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि कंडेंसेशन ड्यू पॉइंट से करने के बाद और कंडेंस होगा नहीं, सीधे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ड्यू स्टार्ट्स इवोपोरेटिंग, इवोपोरेटिंग ऐसा भी कुछ नहीं है। वाटर स्टार्ट्स फ्रीजिंग, पानी जो है वो फ्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा ड्यू पॉइंट के बाद, ऐसा भी नहीं है। वाटर वेपर्स इन द एयर आर फ्रोजन, वाटर वेपर जो है वो एयर में फ्रोजन हो जाते हैं, वो इसलिए ड्यू पॉइंट से नीचे हमारा रहता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये भी नहीं सही है, ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से गलत है, आप इसको कमेंट कर सकते हो। ड्यू पॉइंट इज द टेंपरेचर एट व्हिच, ड्यू पॉइंट इज द टेंपरेचर एट व्हिच कंडेंसेशन स्टार्ट्स होगा, आप इसी को सही मान लो, यहां पर इंस कर देना। कंडेंसेशन जैसे ही खत्म होगा बनना कि भाई अब कंडेंसेशन और नहीं होगा, अब होगा तो बारिश कर देंगे हम, तो वहीं पर ड्यू पॉइंट अचीव हो जाता है। ठीक है, इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। तो अभी हमने पढ़ा है कि देखो सबसे पहले अनसैचुरेटेड एयर होगा, वो सैचुरेट होगा। सैचुरेट होने का मतलब है कि वो सैचुरेट होकर जब ऊपर पहुंचेगा तो ये कंडेंस होना स्टार्ट करेगा। कंडेंस अब यहां पर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर इसके बाद कंडेंसेशन होने के बाद ये बनेगा सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर बनेगा फिर नहीं, पहले अनसैचुरेटेड एयर है, फिर सैचुरेटेड एयर है, फिर कंडेंसेशन होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो नहीं सही है, तो मतलब पहला ही सही है। अनसैचुरेटेड एयर फिर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद ड्यू पॉइंट अचीव होता है, ड्यू पॉइंट अचीव होने के बाद प्रेसिपिटेशन आता है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। वैसे मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में हर जगह सैचुरेटेड एयर भी देना चाहिए, जैसे यहां पर दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में भी सैचुरेटेड एयर कहीं देना चाहिए, यहां पर भी देना चाहिए। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा मेरे हिसाब से, अनसैचुरेटेड एयर सबसे पहले आएगा। अनसैचुरेटेड एयर जैसे ही सैचुरेटेड होगा, फिर उसके बाद उसका कंडेंसेशन होगा, और फिर उसके बाद ड्यू पॉइंट अचीव होगा, और फिर प्रेसिपिटेशन होगा। मतलब अगर सी ऑप्शन सही होना होता तो सैचुरेटेड एयर यहां कर दो, कंडेंसेशन इधर कर दो, तो सैचुरेटेड के इंक्लूजन में ये सी ऑप्शन सही होता। लेकिन अभी चूंकि ये गलत है, तो जहां पर सैचुरेटेड एयर नहीं उसको भी आप काट दो, तो इसका मतलब ये वाला सीक्वेंस अभी सही चल रहा है। इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स ऑफ कन्वेक्शन रेनफॉल, आप खुद ही बता दोगे। इट अकर्स डेली इन द आफ्टरनून, बिल्कुल सही बात है, इक्वेटोरियल रीजन में रोज बारिश होती है। इट इज ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड स्टॉप्स बिफोर सनसेट, ये भी सही है, अभी हमने पढ़ा था कि छोटे ड्यूरेशन का होता है और सनसेट के पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि जो वार्म टेंपरेचर है कन्वेक्शन रेनफॉल के लिए वो मिलना बंद हो जाता है। फिर इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ हेवी शावर्स, तो हेवी शावर भी होती है, छोटे ड्यूरेशन के लिए भारी बारिश होती है, ये भी सही है। चौथा बचता है तो ये गलत होगा। इट मेक्स सीरो स्ट्रेटस क्लाउड, ये सीरो स्ट्रेटस क्लाउड कैसे बनेगा, सीरो स्ट्रेटस रहेगा तो बारिश तो बहुत छोटी सी होगी ना, यहाँ पर कन्वेक्शन रेनफॉल काफी बड़े लेवल पर होता है इक्वेटोरियल में, तो यहाँ पर क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनते हैं, ना कि सीरो स्ट्रेटस क्लाउड, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। अगला, और ये भी देखो सीरो स्ट्रेटस में कहीं पर भी निम्बस क्लाउड तो इंक्लूड है नहीं, तो बारिश कहां से कराएगा, तो इसलिए भी ये गलत है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ओरोग्राफिक रेन, इस डायरेक्शन में होते हैं, मतलब कि कर देंगे हम, तो वहीं पर ड्यू पॉइंट अचीव हो जाता है। ठीक है, इसी बेसिस पर एक ये क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। तो अभी हमने पढ़ा है कि देखो सबसे पहले अनसैचुरेटेड एयर होगा, वो सैचुरेट होगा। सैचुरेट होने का मतलब है कि वो सैचुरेट होकर जब ऊपर पहुंचेगा तो ये कंडेंस होना स्टार्ट करेगा। कंडेंस अब यहां पर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर इसके बाद कंडेंसेशन होने के बाद ये बनेगा सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर बनेगा फिर नहीं, पहले अनसैचुरेटेड एयर है, फिर सैचुरेटेड एयर है, फिर कंडेंसेशन होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो नहीं सही है, तो मतलब पहला ही सही है। अनसैचुरेटेड एयर फिर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद ड्यू पॉइंट अचीव होता है, और ड्यू पॉइंट अचीव होने के बाद प्रेसिपिटेशन आता है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। वैसे मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में हर जगह सैचुरेटेड एयर भी दे देना चाहिए, जैसे यहां पर दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में भी सैचुरेटेड एयर कहीं देना चाहिए, यहां पर भी देना चाहिए। कंडेंसेशन होगा और फिर उसके बाद ड्यू पॉइंट अचीव होगा और फिर प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब अगर सी ऑप्शन सही होना होता तो सैचुरेटेड एयर यहां कर दो और कंडेंसेशन इधर कर दो, तो सैचुरेटेड एयर के इंक्लूजन में ये सी ऑप्शन सही होता है। लेकिन अभी चूंकि ये गलत है, तो जहां पर सैचुरेटेड एयर नहीं है उसको भी आप काट दो, तो इसका मतलब ये वाला सीक्वेंस अभी सही चल रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स ऑफ कन्वेक्शन रेनफॉल, आप खुद ही बता दोगे। इट अकर्स डेली इन द आफ्टरनून, बिल्कुल सही बात है, इक्वेटोरियल रीजन में रोज बारिश होती है। इट इज ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड स्टॉप्स बिफोर सनसेट, ये भी सही है, अभी हमने पढ़ा था कि छोटे ड्यूरेशन का होता है और सनसेट के पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि जो वार्म टेंपरेचर है कन्वेक्शन रेनफॉल के लिए वो मिलना बंद हो जाता है। फिर इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ हेवी शावर्स, तो हेवी शावर भी होती है, छोटे ड्यूरेशन के लिए भारी बारिश होती है, तो ये भी सही है। चौथा बचता है तो ये गलत होगा। इट मेक्स सीरो स्ट्रेटस क्लाउड, ये सीरो स्ट्रेटस क्लाउड कैसे बनेगा, सीरो स्ट्रेटस रहेगा तो बारिश तो बहुत छोटी सी होगी ना, यहाँ पर कन्वेंशनल रेनफॉल काफी बड़े लेवल पर होता है इक्वेटोरियल में, तो यहाँ पर क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनते हैं, ना कि सीरो स्ट्रेटस क्लाउड, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। अगला, और ये भी देखो सीरो स्ट्रेटस में कहीं पर भी निम्बस क्लाउड तो इंक्लूड है नहीं, तो बारिश कहां से कराएगा, तो इसलिए भी ये गलत है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल, चलो ओरोग्राफिक रेनफॉल से रिलेटेड है कि इट रिक्वायर्स अ माउंटेन बैरियर अक्रॉस द विंड डायरेक्शन, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर नॉट पूछा है, कौन सा नहीं सही है। एरियाज नियर द माउंटेन स्लोप रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल, ये भी सही है। विंडवर्ड स्लोप गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल व्हाइल लीवर्ड स्लोप गेट्स मिनिमम रेनफॉल, ये भी सही है। बस यही है, तो यही आंसर होगा कि विंडवर्ड स्लोप इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रेटस क्लाउड्स वेयरएज लीवर्ड स्लोप इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्यूमुलस क्लाउड। अब देखो ऐसा हमने पढ़ा नहीं है कहीं पर भी, तो देखो आप अपने इंट्यूशंस पर जरा कॉन्फिडेंस रहा करो कि अगर आपने चीजें नहीं पढ़ी और ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हो सकता है कि आपसे छूट गया हो, आपको ना पढ़ाया गया हो, या फिर आपने ना पढ़ा हो, ऐसा नहीं होता है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं अगर वो आपको नहीं पता है तो इसका मतलब है कि वो गलत है। ठीक है, यूजुअली 80 से 90% केसेस में ऐसा ही होगा। वो कभी कभी गलती से हम लोग से कुछ चीज छूट जाती है जो कि हमें नहीं पता होती है, लेकिन जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो ये सारे कॉन्फिडेंसेस हमारे अंदर आने चाहिए। अगर हमने पढ़ा है और ये हमने नहीं पढ़ा तो मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो अपने इंट्यूशन पे थोड़ा सा आपको बिलीव करना पड़ेगा। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट पेयर। वर्टिकल सर्कुलेशन ऑफ एयर कन्वेक्शन करंट होता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, गलत है ये, मतलब करेक्ट बताना था कौन सा करेक्ट है। माउंटेन रेंज कमिंग इन द वे ऑफ मॉइस्चर लैड एंड विंड, ओरोग्राफिक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सेकंड ओनली।
फिर तीसरा भी देख लेते हैं, वार्म मॉइस्ट एयर फॉल्स राइडिंग ओवर द कोल्ड ड्राई एयर मास। तो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल नहीं, ये तो फ्रंटल रेनफॉल है ना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। इसके बाद देखो ये आ गया फिर से रेनफॉल का टाइप और कौन कौन से एरियाज में होते हैं। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल कहाँ होता है, आप बताओ कहाँ होता है। अभी इक्वेटर हम लोग चिल्ला रहे थे, तो हो सकता है कि वहीं पर होता हो। चलो मिला के देखते हैं। हमने मिलाया ए को 4 के साथ। ओरोग्राफिक रेनफॉल अपने वेस्टर्न घाट में होता है, अभी हम पढ़ रहे थे। साइक्लोनिक रेनफॉल हमने बताया कि टेम्परेट रीजन में थोड़ा ज्यादा होता है, तो यहाँ पर वेस्टर्न यूरोप पे लगा दो। रेन शेडो कहाँ पर होगा, वेस्टर्न घाट के ईस्ट साइड में होगा, तो बिल्कुल सही है ये भी। तो क्या आंसर बनेगा हमारा 4 2 1 3। 4 2 1 3 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्लोपिंग बाउंड्रीज सरफेस बिटवीन कंट्रास्टिंग एयर मासेस इज कॉल्ड अ फ्रंट। जो भी स्लोपिंग बाउंड्री होती है उसको फ्रंट बोलते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल बोलते हैं। फिर अ वार्म फ्रंट पुशेस द कोल्ड फ्रंट अबव एंड द कोल्ड फ्रंट लूजेस कांटेक्ट विद द ग्राउंड। देखो ये तो कभी जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोल्ड मास जो भी होगा वो ठंडा होगा, हमेशा वार्म एयर जो होता है वो ऊपर उठता है ना। अब वो भले ही कोल्ड फ्रंट पुश करे या फिर वार्म एयर मास पुश करे या फिर कोल्ड एयर मास पुश करे, ऊपर तो हमेशा हॉट को ही आना पड़ेगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है, वन ओनली इसका सही आंसर हो सकता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोल्ड फ्रंट हैज ए स्टीपर स्लोप देन वार्म फ्रंट। स्टीपर स्लोप होता है क्या, स्टीप होता है कि थोड़ा सा ऐसा ही। दूसरा, वेदर अलोंग अ वार्म फ्रंट चेंजेस मोर क्विकली देन अलोंग कोल्ड फ्रंट। देखो जब भी कोल्ड फ्रंट होगा तो वेदर अचानक से चेंज होगा ना, क्योंकि ओरोग्राफिक रेनफॉल बनेगा, तुरंत ही क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा। तो ये स्टेटमेंट तो नहीं सही है, ये स्टेटमेंट गलत कर दो। दूसरा है कोल्ड फ्रंट हैज स्टीपर स्लोप देन द वार्म फ्रंट, ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए पहला स्टेटमेंट ही केवल सही होगा। इसके बाद कुछ मेन से क्वेश्चन है कि 3 टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बताने हैं आपको, तो 6 7 5 6 टाइप्स तो पता ही होंगे, कुछ भी 3 को डिस्क्राइब कर देना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है इसको डिफाइन कर देना आप। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई डज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेस रैपिडली विद एल्टीट्यूड। मतलब कि जैसे जैसे हम माउंटेन स्ट्रक्चर्स में अगर ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, एल्टीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, तो ऐसा क्यों होता है कि वहां पर बारिश और कम हो जाती है। यूजुअली आप देखोगे कि जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पहाड़ों पर, तो वो उसके फुट हिल्स में ज्यादा होता है, टॉप पर कभी भी बारिश वगैरह उतनी होती नहीं है। उसके पीछे क्या रीजन है कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में ऊपर जाते चलते हैं, तो हमें पता है कि जो वाटर की डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है। जैसे कि हमने क्लाउड में भी देखा है कि क्लाउड में क्या होता है कि जो ऊपर का पोर्शन होता है यहाँ पर सारे आइसी क्रिस्टल्स होते हैं और जो नीचे है यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर में यहाँ पर भी अगर इसको माउंटेन स्ट्रक्चर्स में देखें तो क्या होगा कि ऊपर की स्ट्रक्चर्स में जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे या फिर वाटर होंगे वो थोड़े हेवियर होंगे, तो उनको वापस से वाटर वेपर में कन्वर्ट करके ऊपर उठाना, और यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम भी एटलीस्ट डेवलप तो होता नहीं होगा। तो इन सब की वजह से बहुत सारे रीजन हैं। आप जितने भी बारिश के लिए फेवरेबल कंडीशंस हो सकते हैं, उन सभी फेवरेबल कंडीशंस को यहाँ पर अप्लाई करके देखो और पाओगे कि वो चीजें यहाँ पर नहीं मिलती हैं, तो इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती है। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, क्लासिफाई देम, तो इसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। ठीक है, आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो एक हमने बताया कि वो ट्रेड विंड्स के चलते, वेस्टर्लीज के चलते कैसे वेरिएशंस होते हैं, और एग्जांपल्स यहाँ पर कोट करना ना भूलें। हो सके तो डायग्राम में जरूर से बताएं कि यहाँ पर हैवी बारिश होती है ट्रॉपिकल रीजन में, और ऊपर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द लैंड पे, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द लैंड पे वेस्टर्लीज के चलते बारिश होती है। ठीक है, इन सब के बेसिस पर आप इसको आंसर कर सकते हैं। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ड्यू एंड फ्रॉस्ट फॉर्मेशन। तो ये भी हमने अच्छे तरीके से समझ लिया, ड्यू और फ्रॉस्ट कैसे बनता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब पढ़ते हैं थंडरस्टॉर्म के बारे में। देखो थंडरस्टॉर्म क्या है, सबसे पहले तो आप इस चीज को कभी भी थंडर और लाइटनिंग से मत रिलेट करना। यूजुअली क्या होता है, लोग मिस्टेक करते हैं। थंडरस्टॉर्म का मतलब वो समझते हैं कि हाँ ये जो बादल गरजते हैं या फिर ये जो बिजलियां चमकती हैं वही थंडरस्टॉर्म है। थंडरस्टॉर्म इन दोनों में से कोई नहीं है, वो अलग होता है। वो थंडर अलग होता है, लाइटनिंग अलग होती है। यहां पर हम स्टॉर्म की बात करें, मतलब थंडरस्टॉर्म एक प्रकार का स्टॉर्म है। स्टॉर्म मतलब विंड का एक तेजी से बहाव, या फिर हम बोल सकते हैं कि फोर्सफुल विंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं ये सब, तो इसको हम लोग बोलते हैं थंडरस्टॉर्म्स। ठीक है, ये क्या होते हैं कि सेवरल किलोमीटर्स में बड़े रीजन में फैले हुए होते हैं, और ये जहां पर भी वार्म एयर इनको मिलता है, लो प्रेशर सिस्टम मिलता है, और वहां पर ह्यूमिडिटी भी काफी हद तक प्रेजेंट होती है, वहां से ये रैपिडली ऊपर की तरफ उठते हैं। और ऊपर की तरफ उठने से जब भी क्लाउड फॉर्मेशन होता है, तो इन क्लाउड फॉर्मेशन से देखोगे आप कि ज्यादातर थंडरस्टॉर्म बनेंगे। और थंडरस्टॉर्म हमेशा जब भी बनेंगे तो मतलब क्या होता है कि हवाएं यहाँ पर बहुत तेजी से चलने लगती हैं, इनके अलग अलग टूट टूट के नीचे भी गिरते हैं। अभी इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं कि टाइप्स ऑफ थंडरस्टॉर्म क्या होते हैं। थंडरस्टॉर्म जो है वो बेसिकली किन की चीजों से एसोसिएटेड है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेजी से हवा चलने लगेगी। हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग विंड्स के चलते जो ऊपर का कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो काफी फास्ट हो जाए, ऊपर का टेम्परेचर काफी कम हो जाए, जिसके वजह से डायरेक्टली हेल नीचे गिरने लगे, तो ये हेल भी आता है नीचे। इसके साथ साथ थंडर स्टॉर्म के साथ साथ हम लोग को लाइटनिंग भी मिलेगा, थंडर भी मिलेगा, और साथ ही साथ टोर्नेडोज भी देखने को मिलते हैं, और हैवी रेन भी हो सकता है। तो ये सब होता है। लेकिन यहाँ पर जो थंडर स्टॉर्म है ये बनता कैसे है, क्या होता है, इन सबके पीछे वही वाला रीजन है कि एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा। इस लो प्रेशर सिस्टम ये धीरे धीरे अपलिफ्ट होगा। ठीक है, अपलिफ्टिंग ऑफ एयर सबसे इंपॉर्टेंट है कि एयर अपलिफ्ट होना चाहिए, तभी तो कनेक्शन बन पाएगा यहाँ से और क्लाउड के बीच में, मतलब जमीन से और क्लाउड के बीच में कनेक्शन बनेगा एयर सर्कुलेशन का। यहाँ पर ये जो अपलिफ्टिंग ऑफ एयर है इसके पीछे सोलर हीटिंग का एक रीजन हो सकता है। कोई भी लो प्रेशर ट्रफ हो, ठीक है, लो प्रेशर ट्रफ कैसे होता है, एक फिगर हमने आपको याद होगा देखा था हमने कि नॉर्मली जो हवाएं वो है वो इस डायरेक्शन में चल रही थी, लेकिन क्या होता है कभी कभी यहाँ पर एक डिप्रेशन बन जाता है। इस डिप्रेशन के चलते ये जो मान लो ये अभी एटमॉस्फेयर में हम लोग 2-3 किलोमीटर ऊपर की बात कर रहे हैं, हमारा अर्थ यहाँ पर है, तो ये कभी कभी क्या होता है यहाँ से चीजें सबटेंट मतलब नीचे करने लगती हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है तो ये हम बोलते हैं यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम है। लेकिन कभी कभी इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। मान लो यही वाला जेट स्ट्रीम बोल लो इसको, या फिर कोई भी ऊपर हवाओं में जब ये बारिश आगे चल रहा था, तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पर एक और वेंट बनता है जो कि लो प्रेशर सिस्टम से यहाँ पर इसको कंट्रीब्यूट करता है। तो ये है इसका क्रेस्ट और ये है इसका ट्रफ। तो जो भी क्रेस्ट और ट्रफ मिलते हैं, मतलब कि ये ऐसे और ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, तो ये जो क्रेस्ट और ट्रफ है इन्हीं में अगर ट्रफ मिल गया तो ट्रफ के जगह पर भी आप देख रहे हो कि नीचे कौन सा सर्फेस बन रहा है, ये भी लो प्रेशर सिस्टम ही डेवलप कर रहा है।
तो यहाँ पर भी लो प्रेशर सिस्टम के चलते लो प्रेशर ट्रफ्स कहीं पर भी होंगे, तो वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर भी थंडर स्टॉर्म का एक प्रोबेबल सर्कमस्टांस बन जाता है। अगर दो अलग अलग एयर स्ट्रीम्स मिलती हैं, तो जब भी आप देखोगे कि एयर स्ट्रीम्स कैसी, किसकी बात हो रही है, मान लो कि दो प्रेशर सिस्टम है, एक यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम है, एक यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम है। क्या होता है कि जो भी हाई प्रेशर सिस्टम, मान लो यहाँ से हवाएं ऊपर से उड़ते उड़ते यहाँ पर आ रही हैं, और यहाँ से ये वाली जो हवाएं हैं वो उठ के कहीं और जा रही हैं, और यहाँ की हवाएं जो है वो उठ के कहीं और जा रही थी। तो इस तरीके से जो ये सर्कुलेशन बनना स्टार्ट होता है, ये धीरे धीरे सर्कुलेट होता है, ठीक है। और यहीं से कहीं ना कहीं थंडर स्टॉर्म का एक रीजन बनता है, जो कि विंड सिस्टम को और तेजी से मॉडरेट करता है और स्पीड अप कर देता है। तो थंडर स्टॉर्म कुछ है नहीं, एक प्रकार का बोल सकते हो कि बहुत स्पीड में जब भी विंड बहने लगता है तो उसको हम लोग थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। और ये हमेशा क्लाउडी नेचर, मतलब कि जब भी क्लाउड्स वगैरह फॉर्म होते हैं उस टाइम पर ऐसा होता है। क्या होता है कि ह्यूमिड एयर, मतलब कि जो भी आपका गर्म हवा था, लो प्रेशर सिस्टम था, वहां से वो ऊपर उठना स्टार्ट होता है। ऊपर उठने के साथ साथ वो ठंडा होता है और कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होकर ये क्लाउड का फॉर्म ले लेता है। अब क्या होता है कि क्लाउड जैसे ही बनता है, तो मैंने आपको बताया था क्लाउड हमेशा एक्सपैंड करता है। जब भी एक्सपैंड करता है तो ये अपने सराउंडिंग में लेटेंट हीट बाहर निकालता है। जैसे ही लेटेंट हीट बाहर निकालता है तो ये अपने आप के सराउंडिंग में थोड़ा गर्म हो गया, बाकी जो एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग थी उससे जहां पर इसने लेटेंट हीट निकाला है वो एरिया गर्म हो गया, अब वो फिर से ऊपर उठेगा। वो ऊपर उठता है और वापस से यही होता है कि वो फिर से ठंडा होता है, थोड़ा सा एक्सपैंड और करता है, और अभी भी जो सराउंडिंग टेम्परेचर है इसके लेटेंट हीट बाहर निकालने से क्या हुआ, ये फिर से गर्म हो गया और ऊपर उठा। तो आप देखोगे कि क्या होता है, ऐसे करते करते पूरा बादल एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बनता जाता है, ठीक है। तो इसी से बादलों की हाइट बढ़ती है, ये क्लाउड्स हैं इनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती जाती है। फर्दर अपलिफ्टिंग होते होते एक पोजीशन ऐसा पहुंचेगा जब उससे ऊपर मतलब ट्रोपोपॉज पहुंच गया, स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गया मानो, तो अब इसके बाद बादल ऊपर नहीं जाएगा। जब इसके बाद बादल ऊपर नहीं जाएगा तो ये जो इतना बड़ा बादल आपने बना दिया, कभी कभी इसकी हाइट जब 10 से 20 किलोमीटर ऊंची हो जाती है, मतलब इसका जो रेंज है वो 10 से 20 किलोमीटर तक का हो जाता है, इतना बड़ा बनता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है। और ये जो एयर मास ऊपर ऊपर चल रहा था, इसको अगर यहीं पर इस पूरे क्लाउड में क्या होता है कि नॉर्मली आप देख रहे हो ना कि किस हिसाब से जो भी एयर मास है वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ये एयर मास ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होता रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं अप ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? अप ड्राफ्ट या फिर अप ड्राफ्टिंग। तो ये ऊपर की डायरेक्शन में चलता रहता है। तो ये एक विंड पैटर्न बना रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, और हमें पता है कि जब कंडेंसेशन यहां पर सैचुरेशन आ जाएगा तो इस सैचुरेशन के साथ प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, तो मतलब कुछ डाउनवर्ड मूवमेंट भी स्टार्ट होगी। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक हैफाजार्ड मैनर में हम लोग देख रहे हैं, कुछ चीजें ऊपर की तरफ जा रही हैं, कुछ चीजें नीचे की तरफ आ रही हैं। तो इससे विंड स्पीड जो है वो वैरी करना स्टार्ट होता है। माना जाता है कि पूरे विश्व भर में ऐसा सर्कमस्टांस, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, ऐसे लगभग हर साल 16 मिलियन से भी ज्यादा थंडर स्टॉर्म्स क्रिएट होते हैं। और थंडर स्टॉर्म बेसिकली हम देखते हैं कि जमीन के पास होंगे, मतलब क्यों? क्योंकि जमीन से ही तो ये उठ के ऊपर आए हैं, लो प्रेशर सिस्टम से ही ऊपर उठ के आए हैं। यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप तभी होगा जब यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम लोग वाटर बॉडीज पर अगर देखें तो वाटर बॉडीज पे कभी भी इतना टेम्परेचर जल्दी बन नहीं पाता है, तो इसलिए थंडर स्टॉर्म वाटर बॉडीज पर तो कम ही देखने को मिलता है। मोटा मोटा हमने पढ़ा कि थंडर स्टॉर्म कैसे बनता है, अभी हमने केवल उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा था कि ये 3 स्टेजेस में भी बन सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्यूमुलस स्टेज, एक होता है मैच्योर स्टेज, और तीसरा होता है डिसिपेटिंग स्टेज, जहां पर ये थंडर स्टॉर्म खत्म हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि यहां से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लो सरफेस एरिया के होने से क्यूमुलस स्टेज में चीजें ऊपर की ओर बढ़ने लगती हैं, और ये ऊपर बढ़ते रहते हैं। एक ऐसा लिमिट आता है जहां के ऊपर ये आईसी सरफेस भी होता है। अब यहां पर जो भी मैं आपको बता रहा था कि ये जो विंड सिस्टम है ये अप ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करता है, और कोई एक रीजन ऐसा होगा जो कि डाउन ड्राफ्ट करेगा। मतलब कि यहां पर एक तो अप ड्राफ्टिंग होती है और दूसरी डाउन ड्राफ्टिंग भी होती है। अब अगर मान लो कि ये पर्टिकुलर जो भी थंडर स्टॉर्म के लिए जो क्लाउड बन रहा है उसका एक पर्टिकुलर स्लोप है, जैसे कि बादल जो भी बन रहे हैं वो इस फॉर्म में बन रहे हैं, तो अगर यहां पर अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट दोनों का पाथ बिल्कुल अलग है, यहाँ पर अप ड्राफ्ट हो रहा है और नीचे इधर से डाउन ड्राफ्ट हो रहा है, दोनों आपस में इंटरमिंगल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है आप देखोगे यूजुअली कि ये धीरे धीरे थंडर स्टॉर्म और ज्यादा स्ट्रांग होने लगेगा। प्रेसिपिटेशन भी होगा। प्रेसिपिटेशन मतलब जहां पर डाउन ड्राफ्ट होगा वहीं पर प्रेसिपिटेशन होगा। जरूरी नहीं कि पूरे बादल से ही बारिश होने लगे, क्योंकि वहां से तो अप ड्राफ्ट हो रहा है। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जो इस पूरे रेन को फीड कर रहा है, उस रेन को फीड करने के लिए अप ड्राफ्ट की जरूरत है, और कभी कभी जब ये बारिश हो रही है तो यहाँ पर डाउन ड्राफ्टिंग का होना जरूरी है। तो इन सबके बेसिस पर अप ड्राफ्टिंग होती है और डाउन ड्राफ्टिंग होती है। ये पूरा सेल ऐसा चलता रहता है। तो क्या होगा कि थंडर स्टॉर्म जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता रहता है, और धीरे धीरे विंड की स्पीड और तेजी से बढ़ जाती है। जब ये और तेजी से बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि सारा पानी नीचे गिरेगा। आप सोचो कि जितना पानी यहाँ पर प्रेजेंट होगा उतना ही तो पानी गिरेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा गिर जाएगा। तो इसीलिए प्रेसिपिटेशन होने का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, एक पर्टिकुलर लिमिट है। हमेशा बारिश होता है ऐसा हो नहीं सकता। तो जब ऐसा होगा तो आप देखो कि डाउन ड्राफ्टिंग धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, ठीक है। डाउन ड्राफ्टिंग जैसे खत्म होती जाएगी तो आपको पता चलेगा कि जो एक डाउन ड्राफ्टिंग, एक तो दूसरा रीजन ये भी है कि जब यहाँ पर बारिश हो गई तो आप देखोगे कि ठंडा, जो बारिश के बाद हम लोग को थोड़ी ठंड लगती है, वो क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो अपने सराउंडिंग का ठंडा हो जाता है। तो जो अभी तक इस बादल के पहले गर्म हवा बनी हुई थी, जो कि अप ड्राफ्टिंग को इन्फ्यूज कर रहा था, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था कि लो हम और गर्म हीट दे रहे हैं, मॉइस्ट एयर दे रहे हैं, तुम ऊपर उठो, तो अब ये जो हीट प्रेजेंट होना होता है यहाँ पर वो इस ठंडे बारिश के कारण थोड़ा कम हो जाता है। तो जो अप ड्राफ्टिंग मिलनी थी वो भी कम हो गई, और धीरे धीरे प्रेसिपिटेशन जितना इसको बारिश करना था वो पानी भी ऊपर से खत्म होने लगता है। तो इसके थर्ड स्टेज में हम पहुंचते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिसिपेटिंग स्टेज। डिसिपेटिंग स्टेज में आप देखोगे कि अप ड्राफ्टिंग जो है बहुत कम हो गई है, और धीरे धीरे ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना था ये भी खत्म हो गया। तो देखो इस तरीके से थंडर स्टॉर्म को हम डिफाइन करते हैं। इसी में हम लोग क्लाउड फॉर्मेशन को भी हमने पढ़ लिया अच्छे तरीके से। यहाँ पर अलग अलग स्टेज में यही सारी चीजें बताई गई हैं। मैच्योर स्टेज में देखो पूरा एकदम बढ़िया ऐसा एनविल शेप क्लाउड दिखेगा थंडर स्टॉर्म वाला, और ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है जिसमें अप ड्राफ्टिंग और डाउन ड्राफ्टिंग दोनों आपको देखने को मिल रही है। इन सब चीजों को हमने जगहों पर पढ़ा, ठीक है। ये एनविल शेप का कैसे बनता है, क्या होता है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। फिर ये हो गया डिसिपेटिंग स्टेज में चीजें खत्म हो जाती हैं।
थंडरस्टॉर्म का मोशन क्या होता है? देखो, थंडरस्टॉर्म अपना एक पाथ डिफाइन करता है जो कि अपने आप में काफी इरेटिक होता है। कभी भी हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस डायरेक्शन में जाएगा, कैसे आ रहा है। तो मोशन जो होता है बेसिकली इस बात पर डिफाइन करता है कि अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट किधर चल रहा है। तो जहां जहां से उसको अप ड्राफ्ट मिलता है, मान लो जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, एक फिगर ले लेते हैं। यहां पर पहले सब जगह से फीडिंग हो रही थी, फिर पता चला कि अब ड्राफ्टिंग केवल इतने स्टेज पे बची है। तो इधर जब बारिश होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि कौन सा एरिया गर्म होगा, यहाँ वाला भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठंडा हो गया। अब यहाँ वाला एरिया थोड़ा गर्म है, तो ये पूरा का पूरा क्लाउड जो है ये अब ड्राफ्टिंग इधर से होना स्टार्ट होगी, और ये डाउन ड्राफ्टिंग जो यहाँ पर हो रही थी वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर होने लगेगी। तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मोशन जो है वो थोड़ा सा हम इस डायरेक्शन में बता सकते हैं कि बेसिकली ये जो अप ड्राफ्टिंग और डाउन ड्राफ्टिंग है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, उसके बेसिस पर हम थंडरस्टॉर्म का पाथ बता सकें। ठीक है, अब वो चूंकि 3D स्ट्रक्चर्स में देखते हैं तो किधर से भी उसको मिल जाएगा, तो वो किधर भी चला सकता है। तो वो अपनी मर्जी से चलता है, इसमें कुछ भी हम लोग इसको गाइड नहीं कर सकते या फिर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। स्पीड जो होती है इनकी यूजुअली जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये आइसोलेटेड स्टॉर्म्स चलते हैं, जो छोटे स्टॉर्म्स होते हैं। एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में ये जो थंडरस्टॉर्म होता है ये सुपर सेल स्टॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जब भी ऐसा सुपर सेल स्टॉर्म आएगा तो ये इसकी जो स्पीड है ये 20 से बढ़कर 65 से 80 किलोमीटर पर आवर तक की भी हो सकती है। तो इसीलिए आप देखो यहाँ पर ट्रैवल करने की स्पीड नहीं बताई जा रही है, यहाँ पर वो विंड की स्पीड जो अप ड्राफ्टिंग और डाउन ड्राफ्टिंग है ना उसकी स्पीड इतनी होगी, उसी को तो थंडरस्टॉर्म हम बोलते हैं। तो इसीलिए उसकी स्पीड काफी हद तक बढ़ जाती है। डाउन बर्स्टिंग होता है, क्या होता है कि कभी कभी ये वाला देख रहे हो जिसको हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल भाषा में लोग बोलते हैं कि बादल जो है फट गया, बादल फट गया और वहां से पूरा का पूरा पानी जो है नीचे गिर गया। तो ये जो डाउन बर्स्ट होता है ये कभी कभी डाउन मतलब कि ये जो डाउन ड्रिफ्ट था वो अपने डाउन बर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो डाउन ड्राफ्ट हो रहा था इसको हम लोग माइक्रो बर्स्ट बोलते हैं। यहाँ पर केवल हवाएं तक ही आती हैं, केवल हवा आता है, लेकिन कुछ मैक्रो बर्स्ट होते हैं जिसका डायमीटर लगभग 4 किलोमीटर तक भी हो सकता है और इससे भी बड़ा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी वाटर प्रेसिपिटेट हो रहा था उसको एक पाथ मिल जाता है जो कि सर्कुलेट होता रहता है डाउन ड्राफ्ट में। तो डाउन ड्राफ्ट से जैसे ही उसको एक तेजी से विंड सिस्टम भी मिलता है कि इसको इस डायरेक्शन में पुश कर ही रहा था, विंड चल ही रहा था, तो ये माइक्रो बर्स्ट जो है ये मैक्रो बर्स्ट में चेंज हो जाता है। अब यहां पर क्या होगा कि जब ये माइक्रो बर्स्ट मैक्रो बर्स्ट में चेंज होगा तो उसके बेसिस पर एक पूरा पानी का एक कंडीशन बनेगा। ठीक है, ये पानी का कंडीशन अपने आप में पूरे पानी को इकट्ठा लेते हुए नीचे गिरेगा, और ये नीचे जब गिरता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन बर्स्ट। ठीक है, इसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि यहाँ पर हेवी वाटर भी मिल गया है। जब हेवी वाटर भी मिल जाता है तो ये अभी जो हम लोग 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर की बात कर रहे थे वो बढ़ के 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है इसकी। तो बहुत ही स्पीड के साथ ग्रेविटेशन के इफेक्ट में आके ये पूरा का पूरा वाटर नीचे की तरफ गिरता है, और ये सीरियसली अपने आप में बहुत ही हजार्डस होता है। अगर ये एयरक्राफ्ट वगैरह इसके चपेट में आ जाए तो फिर वो क्रैश ही हो जाता है, वो नहीं बच सकता, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हो 270 किलोमीटर पर आवर का वाटर अगर उसके ऊपर गिरेगा तो ये कैसा, वो तो नहीं संभाल पाएगा, और काफी बड़े में होता है। तो ऐसा भी नहीं कि उसको स्किप कर जाए, 4 किलोमीटर का एरिया बहुत बड़ा एरिया होता है, एयरक्राफ्ट स्किप नहीं कर सकता उसको। देखो थंडरस्टॉर्म के अलग अलग टाइप्स हैं, कन्वेंशनल, फ्रंटल, ओरोग्राफिक, आइसोलेटेड, मल्टीपल सेल, सुपर सेल, यहाँ पर सब कुछ लिखा है। इसको हम एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो थर्मल थंडरस्टॉर्म क्या होता है? थर्मल भाई जो से लो प्रेशर बनेगा, हीट ऊपर जाएगा, यहाँ पर एक सेल बनेगा, उसी सेल को थंडरस्टॉर्म बोलते हैं, थर्मल थंडरस्टॉर्म हो गया। ओरोग्राफी में क्या होगा कि वही सेम चीज कि जब भी थंडरस्टॉर्म बनने का केस जो है वो ऊपर और नीचे अप ड्रिफ्ट और डाउन ड्रिफ्ट जो है वो माउंटेन सर्फेस के पास में हो जाए तो ऐसे हम लोग बोलते हैं ओरोग्राफिक। और ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्लाउड बर्स्टिंग जो होती है या फिर जिसको हम लोग डाउन बर्स्ट बोल रहे थे, इसके होने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है। क्लाउड बर्स्ट जो है हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर, चेरापूंजी या फिर मौसिन राम वाला जगह जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है उन सब जगहों पर हमको क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है। फ्रंटल थंडरस्टॉर्म क्या होता है? देखो फ्रंटल थंडरस्टॉर्म जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एक ऐसा स्टेबल फ्रंट बन गया जहां से यहां पर वार्म एयर का अप ड्राफ्ट हो रहा है, सॉरी यहां से वार्म एयर का अप ड्राफ्ट हो रहा है और ये एक फ्रंट इसके बीच में बन गया और ये यहां से डाउन ड्राफ्ट हो रहा है, तो जल्दी मिक्स नहीं होंगे, ये स्ट्रांग होते जाएंगे और काफी देर तक ये बारिश होने लगती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर का भी बादल आपने अपने लाइफ में जरूर देखा होगा मुझे लगता है। तो ये प्रकार के थंडल थंडरस्टॉर्म होते हैं, ठीक है, सॉरी फ्रंटल थंडरस्टॉर्म होते हैं। और ये स्टॉर्म जो भी होते हैं वो जनरली लोअर मॉइस्चर एनवायरनमेंट में भी देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर जो भी स्टेशनरी फ्रंट है वो लगभग अगर मूव नहीं करता है तो आप देखोगे कि ये काफी देर तक बारिश चलेगी। फिर एक आता है मल्टी सेल थंडरस्टॉर्म। मल्टी सेल देखो आप यहाँ पर मल्टी सेल देख सकते हो, एक देखो यहाँ पर ये वाला सेल है, दूसरा एक यहाँ वाला सेल आप देख सकते हो, तीसरा एक देखो यहाँ पर एक और सेल बन रहा है और यहाँ पर एक ये सेल बन रहा है। तो ऐसे ऐसे सेल बनते चलते हैं। आपको विजिबल नहीं है तो आप थोड़ा सा स्क्रीन की ब्राइटनेस अपनी इंक्रीज कर लो, आपको दिख जाएगा। ऐसे ऐसे सेल्स बनते हैं। तो जैसे अगर इतने सेल में मतलब जो अप ड्राफ्टिंग और डाउन ड्राफ्टिंग होती है वो मल्टीपल जगह से होने लगती है तो उसको मल्टी सेल थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। मतलब फीडिंग काफी जगह से होती है, बारिश भी काफी जगह होती रहती है, तो इस जगह से उसको मल्टी सेल थंडरस्टॉर्म हम लोग बोलते हैं। यूजुअली ये 30 से 60 मिनट तक चलता है और काफी घंटों तक भी ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 30 से 60 मिनट तक ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टी सेल स्टॉर्म्स में आप देखोगे यूजुअली हेल, स्ट्रॉन्ग विंड्स या फिर टोर्नेडोज भी आते हैं। अब टोर्नेडोज क्या है इसके बारे में भी अभी हम पढ़ ही लेते हैं। एक तो सुपर सेल थंडरस्टॉर्म है। सुपर सेल बहुत ही लंबे टाइम तक चलने वाले होते हैं, इनमें जो कनेक्टिविटी है लो प्रेशर और हाई प्रेशर की वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये टिल्टेड फॉर्म में है तो टिल्टेड फॉर्म में जब भी होगा तो ये जो फीडिंग है ना, ये अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट, ये इसका पाथ बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर मान लो टिल्टेड है ना, अगर क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो अच्छा खासा बारिश होता रहेगा इस वाले रीजन में और यहाँ से ये फीड करता रहता है। अगर ये वर्टिकल होता है तो वर्टिकल में मिक्स करना बहुत जल्दी हो जाता है, यहीं पे भिड़ जाएंगे ये लोग या फिर उतना नहीं पाएंगे। लेकिन अगर टिल्टेड है तो इनके पास एक अच्छा खासा स्पेस मिल गया इस चीज को, थंडरस्टॉर्म को और ज्यादा कंटिन्यू करने का। तो इसीलिए सुपर सेल थंडरस्टॉर्म टिल्टेड नेचर का होता है और ये कई घंटों तक चलते हैं। फिर देखो अप ड्राफ्ट सुपर सेल के अंदर लगभग 10 माइल के डायमीटर के फुटप्रिंट में होता है और कभी कभी 50,000 फीट तक भी बढ़ सकता है। देखो मतलब बिल्कुल डिवास्टेशन है ये सब सुपर सेल थंडरस्टॉर्म। कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कि थंडरस्टॉर्म आर आल्सो कॉल्ड कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स। दूसरा थंडरस्टॉर्म आर आल्सो कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव हीट।
पहला स्टेटमेंट सही है। और कन्वेक्शन स्टॉर्म्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में लो प्रेशर बना के ऊपर की तरफ मूव करता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। लाइटनिंग एंड थंडर की बात करते हैं। देखो लाइटनिंग और थंडर क्या होता है, अभी तक हम लोग थंडर स्टॉर्म पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे लाइटनिंग और थंडर। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, इसको समझना आप ध्यान से। यूजुअली क्या होता है कि जब भी वाटर वेपर ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट होता है तो आप देखोगे कि अपवर्ड मोशन में बहुत बार ऐसा होता है कि ये आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होंगे जब ये बहुत ऊपर पहुंचेंगे। मतलब कि हम एकदम इसको मैं स्किप कर रहा हूं कि ऊपर जाएंगे, एक्सपैंड होंगे, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन फिर से मिलेगा, फिर और ऊपर जाएंगे, हम बिल्कुल फाइनल स्टेज पहुंचते हैं। इतना हमको पता है कि क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है। अब इस क्लाउड फॉर्मेशन में अगर ये और ऊपर चलते गए तो एक लेवल मिलेगा ना जहां पर इनका टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसके ऊपर अगर ये जाके कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे तो ये आइसी क्रिस्टल्स में चेंज होंगे, ठीक है, छोटे छोटे आइसी क्रिस्टल्स में। लेकिन फिर भी ये अभी भी ऊपर उठने के फिराक में होते हैं और अभी भी ऊपर उठ सकते हैं जब तक कि इनका जो सराउंडिंग डेंसिटी है इनसे ज्यादा या फिर इनसे ज्यादा ना हो जाए, सॉरी इनसे कम ना हो जाए। तो जब भी इनसे कम होगा तो फिर ये डाउन ड्राफ्ट करना स्टार्ट, मतलब कि नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब होगा यूं कि दो मोशन बन जाएंगे। एक तो क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स थे या फिर वाटर वेपर था, ये आइसी क्रिस्टल्स, छोटे छोटे आइसी क्रिस्टल्स के फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रहा है। और क्या होगा कि ऊपर जो कि बड़े बड़े क्रिस्टल्स, ऐसे छोटे छोटे आइसी क्रिस्टल्स कंडेंस होकर बड़े बिगर क्रिस्टल्स में बन चुके हैं, ये नीचे की तरफ आते हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे क्रिस्टल्स ऊपर की तरफ जाते हैं, ये दोनों आपस में टकराते हैं। और जब भी टकराते हैं तो इस टकराहट से, इस कोलिजन से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उन्हीं दोनों के बीच में। यहीं से इलेक्ट्रिक स्पार्क्स जनरेट होता है। यहाँ पर होता है इनका आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन इस फॉर्म में कि कोई कैटायन बनता है और कोई एनायन बनता है। कैटायन एनायन क्या होते हैं? कैटायन बेसिकली किसी भी एटम या मॉलिक्यूल से जो भी एक पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया बाहर की तरफ, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो ये कैटायन होगा। एनायन क्या होता है? जहां पर हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चिपका दिए, तो वो होता है एनायन। तो यूजुअली क्या होता है कि जब ये कोलिजन होती है ना, तो इसमें इनसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर एमिट हो जाता है और किसी पर जाके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फर्दर किसी और से टकराएंगे। तो मतलब ऐसी टकराहट चलती रहती है और इलेक्ट्रॉन्स वहां जब जिससे टकराएंगे तो वहां पर एनायन बन जाएगा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन के चलते या फिर इलेक्ट्रॉन के एमिशन के चलते ये कैटायन और एनायन बनते रहते हैं। टॉप लेयर जो होता है क्लाउड का वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, कैटायन बनता है। मिडिल लेयर जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज एनायन से बन जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि ऊपर का वोल्टेज कितना है, नीचे का वोल्टेज कितना है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होता है, ये लगभग 109 से 1000 वोल्ट तक आता है। आपको पता है कि आपके जो नॉर्मल घरों में 200 से 230 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, आप समझो कि यहाँ पर 1000 वोल्ट तक पहुंच सकता है। और करंट की बात करें, करंट तो बहुत ही ज्यादा होती है यहाँ पर। नॉर्मली जो हम लोग हायर या फिर हाई वोल्टेज एप्लायंसेस यूज करते हैं उसके लिए हम लोग देखते हैं घरों में बड़े स्विचेस लगे होते हैं। ये जो बड़े स्विचेस होते हैं ताकि इन पे ज्यादा करंट पहुंच सके, ये इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस खराब ना हो, इसीलिए इनको हम ज्यादा करंट देते हैं। और ये ज्यादा करंट कितना होता है? 16 एम्पियर का होता है, केवल और केवल 16 एम्पियर का, जो कि हमको बहुत तेजी से झटका देने के लिए सफिशिएंट होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कितने एम्पियर में डेवलप हो रहा है? 105 से 106 एम्पियर तक का यहाँ पर करंट डेवलप होता है, जो कि मिडिल लेयर और हायर लेवल के बीच में ट्रैवल करना स्टार्ट करता है। क्यों ट्रैवल कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक जगह पॉजिटिवली चार्ज कैटायन मौजूद है और एक जगह नेगेटिवली चार्ज एनायंस मौजूद है। तो अब एक चीज और होता है कि इन सब के चलते आप देखो जब भी इनका कोलिजन होता है तो कहीं पर भी कोलिजन होगा तो फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर हीट डेवलप हो जाता है। ठीक है, सब बादल के अंदर ये सब काम चल रहा है, अब वहां पर हीट डेवलप होगी। इसीलिए आपको भी पता चलता होगा कि जब भी लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग जब बादलों के बीच में होती है तो वहां से आपको पता चलता होगा कि रेड कलर देखने को मिलता है। वो रेड कलर किस लिए आता है? क्योंकि वहां पर जो एटमॉस्फेयर है वो हीटेड हो चुका है। हीटेड क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है। तो इसीलिए ये तो बात हो गई लाइटनिंग की कि लाइटनिंग कैसे बनता है। अब लाइटनिंग के ये देखो कुछ फॉर्म्स है कि लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ, लाइटनिंग डेथ क्या होते हैं, प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं, प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक प्लेस कौन सा है, डेडली स्ट्राइक्स क्या होते हैं, लाइटनिंग के फीचर्स और थंडर क्या होते हैं, एक एक करके समझते हैं। देखो लाइटनिंग जो है वो क्लाउड से अर्थ तक कैसे आता है, इसके बेसिस पर हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं उसको एक बार हम वीडियो के रिप्रेजेंटेशन में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम एक इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले यहां पर ये लाइटनिंग वगैरह या फिर ये जो भी थंडरस्टॉर्म है इनको थोड़ा सा स्किप करते हैं चीजों को। यहां पर देखते हैं, देखो कुछ ऐसे लाइटनिंग्स बनते हैं, कुछ अलग अलग एल्स, स्प्राइट्स, टेंड्रिल्स, ऐसा भी नाम है, लेकिन इतना हम लोग को पढ़ना नहीं है। अंकल जी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली यहां पर आते हैं, हम बात कर रहे थे ये जो 3 टाइप्स के चार्जेस होते हैं, मतलब मिडिल क्लाउड पर नेगेटिवली चार्ज एनायन, ऊपर वाले क्लाउड पर पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, और नीचे भी कभी कभी पॉजिटिव बन जाता है या फिर जो भी हमारा जो ग्राउंड सर्फेस है वो भी पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो पॉजिटिव जब भी होगा तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक लिंक डेवलप होने की कोशिश करता है। जो भी नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ मिलना चाहता है ताकि न्यूट्रल कंडीशन डेवलप हो सके। कभी कभी ये पॉजिटिव कंडीशंस यहां ना मिलके हमारे अर्थ पर जो भी बिल्डिंग्स बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहां पर उसको पॉजिटिवली चार्ज कैटायन दिख जाते हैं। तो जो एयर यूजुअली तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है या फिर आप बोलो कि इंसुलेटर का काम करता है, लेकिन चूंकि इनका वोल्टेज और करंट लेवल इतना ज्यादा होता है कि इसके बीच में भी एक कंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। ये जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है ये एनायन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये एनायंस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस की तरफ में अट्रैक्ट होंगे। तो ये अट्रैक्ट होते होते आपस में कनेक्शन बना लेते हैं और जैसे ही इनका कनेक्शन बनता है क्या होता है अभी दिखेगा आपको कि क्या होगा। जैसे ही ऐसा ना तुरंत से ये बिजली चमकते हुए दिखता है। ठीक है, तो आप देखो ये जो सिस्टम, ये जो फिनोमेनास हो रहे हैं ये हर जगह जो भी हैं वो इसी के कारण होते हैं। मतलब कि बिजलियां जो चमकती हैं या फिर ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज आता है वो पूरा का पूरा इसी तरीके से होता है। लेकिन आप देखोगे कि नॉर्मली हमेशा ये चीजें केवल बादलों में होती है या फिर जो भी अभी हम एक फिनोमेना समझ रहे थे कि एक टेम्परेचर के बाद ये जो सिस्टम्स है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ आते हैं और जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इस बेसिस पर ये फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, जो कि यही बात ये अपने इस डायग्राम से समझाना चाहते हैं। तो यहाँ जो बीच का पोर्शन है ना, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज डेवलप होते हैं और ऊपर पॉजिटिवली चार्ज डेवलप होते हैं। और सिमिलर यही फिनोमेना है जिसकी बेसिस पर हम लोग लाइटनिंग को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी रीजन हालांकि बताए हैं, लेकिन हमारे ज्योग्राफी या फिर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो बारिश हो रही थी ये हेल्स है जिसकी बात मैं कर रहा था। नॉर्मली ये गोल्फ का बॉल है और हेल देखो जिस हिसाब से बता रहे थे कि 5 सेंटीमीटर से लेके काफी बड़ा तक भी हो सकता है। तो इतने बड़े बड़े हेल स्टॉर्म गिरते हैं ऊपर से।
तो इन सब बेसिस पर आप थोड़ा सा और भी विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि ये लाइटनिंग कैसे चलता है। ये बात समझ में आ गई? ओके। लेकिन क्या होता है कि जो बादल है, बादल में ही सारे लाइटनिंग वगैरह सब हो जाते हैं, ग्राउंड तक पहुंचने की नौबत बहुत कम आती है। मुश्किल से 15 से 20% ही ऐसे करंट्स होते हैं जो कि जमीन तक पहुंच पाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि लाइटनिंग जो है क्लाउड टू अर्थ कैसे आते हैं, या फिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डैमेज करते हैं, कैसे क्या होता है। देखो क्या होता है कि लाइटनिंग जो है हमेशा टॉल ऑब्जेक्ट्स को स्ट्राइक करता है। वो ऐसा क्यों? आप उसके पीछे रीजन समझो। मान लो कि ऊपर यहाँ पर हमारे पास घनघोर बादल है, जहां पर यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज एनायंस प्रेजेंट है, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा कि जो भी हमारे बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, वो क्या करेंगे कि नॉर्मली हमें बस एक करंट एस्टैब्लिश करना है इनके बीच में, ठीक है। ये करंट एस्टैब्लिश होने के लिए लीस्ट रेसिस्टेंट पाथ ये लाइटनिंग देखने को चाहिए, क्योंकि रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा कब मिलेगा? जब इसको एयर में सबसे ज्यादा ट्रेवल करना पड़े। एयर अपने आप में रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये इंसुलेटर है भाई, यहां पर कोई भी कंडक्टिंग चीज होती ही नहीं है। तो इसको जहां पर सबसे छोटा पाथ मिलेगा, वो सबसे छोटे पाथ को कवर करके ये लाइटनिंग ट्रांसफर करने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए आप देखो कि जो भी 80-80, 100-100 मीटर ऊपर इमारतें होती हैं, वहां पर ये जो लाइटनिंग है ये ज्यादातर वहीं पर आती है, ठीक है। तो ये लाइटनिंग का एक रीजन है। और क्यों टॉलर ऑब्जेक्ट्स या फिर हमसे क्यों बोला जाता है कि भाई पेड़ों के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि पेड़ यूजुअली ऊपर होते हैं, बारिश के टाइम पे भीगे होते हैं, बढ़िया कंडक्टर का काम करते हैं वो भी, तो इसलिए पेड़ों पर बिजलियां गिर सकती हैं। एक देखो क्या है कि लाइटनिंग डेथ की अगर बात करें तो लाइटनिंग डेथ जैसे कि हिमालयस के फुट हिल्स में काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं और हमेशा फैटल ही होती हैं। ग्राउंड करंट्स जो है वो ग्राउंड करंट सबसे ज्यादा फैटल हो सकती है। ग्राउंड करंट का मतलब क्या है? क्या होता है कि मान लो पेड़ के नीचे आप खड़े हो और पेड़ जो है इस पे बिजली गिरती है और ये इससे होते हुए जमीन पर जाती है, और जमीन पर भी आप देखोगे कि ये हर डायरेक्शन में फिर ये बिजली मूव करती है। अगर जमीन वेट है तब तो और तेजी से मूव करेगी। अगर आप इस पेड़ के 1 फीट 2 फीट दूरी हो तो आपको भी ये बिजली का झटका जरूर से लगेगा ग्राउंड सरफेस से। अगर आपने शूज वगैरह पहना है तब तो ठीक है, लेकिन यूजुअली बारिश में सब लोग भीगे हुए होते हैं, तो कंडक्टिंग मटेरियल वाटर उसको बहुत आसानी से मिलता है और इससे काफी फैटलिस्टिक डेथ वगैरह होते हैं। तो इसीलिए अगर आप थोड़े भी डिस्टेंस पर खड़े हो ग्राउंड से तो आपको ये बिजली का झटका लग सकता है। तो यहां पर ये डेथ हम लोग को देखने को मिलते हैं। प्रिडिक्शन और प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए, कैसे बचना चाहिए हमको, और कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो, प्रेडिक्शन करना थंडर स्टॉर्म का तो बहुत मुश्किल है या फिर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कहां पर ये नेगेटिवली चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज है ये हम देख के बता नहीं सकते। यूजुअली प्रिकॉशन के तौर पर हमको ये बोला जाता है कि भाई घर के अंदर रहो, या फिर जमीन पर आप बिल्कुल लेटे मत रहो, कि जब भी अगर ग्राउंड सरफेस पर अगर ये बिजलियां बनती हैं तो आपको पूरे शरीर पर झटका ना लग जाए। तो इसीलिए पेड़ के नीचे खड़े होने से रोका जाता है। इवन जो भी भीगे तार होते हैं इन सब के नीचे भी लोग अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जहां पर भी उसको कंडक्शन का एक सोर्स मिलेगा तुरंत ही बिजली वहीं पर आके गिरेगी। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक प्लेस जो है उसको बोलते हैं बीकन ऑफ मराकाइबो। मराकाइबो कहां पड़ा था हमने, याद है क्या आपको? चलो एक हिंट देता हूं आपको, जरा रिवाइज कर लेना फिर से। साउथ अमेरिका का जो पोर्शन था, साउथ अमेरिका में हमने कहीं मराकाइबो यहां कहीं देखा था, लेक ऑफ मराकाइबो, मराकाइबो लेक है। तो यहां पर एक काटाटुम्बो रिवर है जो कि लेक मराकाइबो में रिवर वाटर यहां पर मिलाता है। यहां पर आप समझो कि हर मिनट लगभग ऐसे 28 लाइटनिंग फ्लैशेस चमकते हैं। यहाँ की टोपोग्राफी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। विंड जो है वो हमेशा ऐसे चलता है कि वो 3 माउंटेन से घिरा हुआ है, तो विंड सिस्टम वहां पर ब्लॉक हो जाता है, सीधे अपलिफ्ट करता है तो वहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है, और काफी चार्ज होने के बाद ये यूजुअली ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि लाइटनिंग हमेशा चलती ही रहती है। इसीलिए इसको हम लोग वर्ल्ड का मोस्ट इलेक्ट्रिक प्लेस बोलते हैं। इसीलिए हमको इसको बीकन ऑफ मराकाइबो या फिर एवर लास्टिंग स्टॉर्म के नाम से भी इसको जानते हैं। ये गल्फ ऑफ वेनेजुएला और कैरिबियन सी के पास में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ वेनेजुएला, यहाँ पर आप देखोगे कि स्वैम्पी प्लेन्स होते हैं। स्वैम्पी प्लेन्स भी इसको एक इफेक्टिव
कंडक्टिव सरफेस देते हैं कि ये सरफेस पे ज़्यादा तेजी से आप लाइटनिंग वगैरह कंडक्ट हो सकता है। तो ऐसा चीज़ है जहाँ से हमको इलेक्ट्रिक प्लेस ज़्यादा देखने को मिलता है। ये कुछ रीजंस हैं इसके पीछे। डेडली स्ट्राइक्स की बात करें तो एक तो हमने पढ़ा ग्राउंड करंट को, जो कि पेड़ के नीचे अगर आप खड़े हो तो ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर इसके बगल में आप खड़े हो 1 फीट 2 फीट दूर तो आप इसकी चपेट में आ जाओगे। दूसरा होता है साइड फ्लैश। साइड फ्लैश का क्या मतलब है कि कभी कभी मान लो आप ऐसे टावर के बगल में खड़े हो जहां पर बिजली गिरी है जिसके ऊपर, या फिर जहां से इलेक्ट्रिक कनेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल होते होते कभी कभी जंप करती है। जंप इसलिए करती है कि मान लो यहाँ से बिल्कुल कंडक्ट फॉर्म में नीचे गिर रही थी, लेकिन तब से इसको आप दिख गए तो आप भी अपने हिसाब से इसके लिए एक कंडक्टिंग सोर्स का काम कर सकते हो। तो ये जंप करके आपके ऊपर आएगी और जंप करने के बाद ये आपके शरीर से होते हुए ग्राउंड में मिल जाएगी। तो इसलिए पूरा करंट आपके ऊपर ट्रैवल होगा। 100 एम्पीयर करंट कोई इंसान झेल नहीं पाता है, डेफिनेटली वो मर जाता है। तो ये सब डेडली स्ट्राइक्स के बेसिस पर हमने इन सारी चीजों को पढ़ा। फीचर्स ऑफ लाइटनिंग क्या है, आप देखो कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो लोअर एल्टीट्यूड पर देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव चार्ज जो है वो लोअर और हायर दोनों एल्टीट्यूड पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी हमने बादल देखे थे ना कि बीच में नेगेटिव चार्ज होते हैं और पॉजिटिव ऊपर भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसीलिए जो बिजली लगभग 80 से 85% जो बिजलियां हैं वो ऊपर ही अपना डील हो जाती है। 15 से 20% ही कनेक्शन ग्राउंड से बनता है। जो लार्जर और हेवियर क्लाउड पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिव पोलैरिटी के होते हैं। जो भी स्मॉलर और लाइटर क्लाउड्स होते हैं वो पॉजिटिव पोलैरिटी के होते हैं। 2/3 डिस्चार्ज जो है लगभग 67% ही यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन लगभग 80-85% जो होता है वो क्लाउड के अंदर लाइटनिंग जो होती है वो वहीं पर हो जाती है। तो ये कुछ फीचर है। अगर 2 क्लाउड बगल बगल भी हैं तो यहाँ पर भी बिजली एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में बन सकती है, अपने ही आपस में अंदर से क्लाउड में बन सकती है। क्लाउड टू एयर, एयर में अगर कौन से पार्टिकल प्रेजेंस है वहां से भी बिजली बन सकती है, और जमीन से, मतलब कहीं पर भी बस इसको कनेक्शन मिल जाए और ये बिजलियां बन जाएंगी। आखिरी टॉपिक है आज का थंडर। थंडर बेसिकली आप बोल सकते हो ये जो प्लाज्मा क्रिएट होता है, यहाँ पर इसी प्लाज्मा को हम लोग थंडर बोलते हैं, या फिर आप देखो कि एक बिल्कुल डिफरेंट मीडियम है, आयोनाइज्ड गैस मीडियम को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। लाइटनिंग से प्लाज्मा क्रिएट होता है, और जो थंडर है, थंडर बेसिकली एक साउंड जैसा क्रिएट होता है ना, वो साउंड जो है उसको हम लोग थंडर बोलते हैं। ये कैसे बनता है, ये सब जो कि एक प्रकार का चैनल प्रेशर है। तो ये जो प्रेशर कभी कभी एक्सपैंड होता है, बहुत तेजी से एक्सपैंड होता है। जब भी ऐसा होगा कि एक्सपेंशन काफी स्पीड में हो जाए तो ये थंडर के फॉर्म में हमको सुनाई देता है। यूजुअली जब ऐसा होगा तो लाइटनिंग के साथ हमेशा आता है। वो इसलिए क्योंकि जब भी लाइटनिंग होती है तो वहां का जो आयोनाइजेशन है वो अपने आप में न्यूट्रल हो जाता है। इसके न्यूट्रल होने के साथ साथ ये तेजी से एक्सपैंड करता है, और जब ये तेजी से एक्सपैंड करता है तो ये थंडर वाला जो साउंड है वो भी हमको सुनने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आपको आराम से घर पे बैठ के सॉल्व करना है। और यहाँ पर आखिरी टॉपिक आज का हम देखते हैं टोर्नेडो। टोर्नेडो के लिए आप सिंपल सी वही बात है कि टोर्नेडो के लिए एक वीडियो देखते हैं, वो ज्यादा हेल्पफुल होगा हमारे लिए। तो आप देखो ये वीडियो, यहाँ पर बेसिकली टोर्नेडो की हम बात कर रहे थे, और ये टोर्नेडोज 2-3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक ये जो है ये काफी बड़ा टोर्नेडो, ये सब काफी खतरनाक टोर्नेडो है। इनकी स्पीड भी बहुत होती है। इवन आप समझो कि अर्थ पे विंड सिस्टम चलने वाले जो सबसे ज्यादा तेजी से होते हैं, ये सब तो कुछ बिल्कुल स्लो या फिर बहुत ही वीक टोर्नेडोज हैं। ये सब हाई टोर्नेडोज हैं, और इनका जो डिवास्टेशन है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसा मैन मेड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको ये उखाड़ के ना फेंक दें। तो इन सब बेसिस पर ये हर जगह और टेम्परेट रीजन में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखो लैंड के साइज के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। ये 33 टोर्नेडोज यहाँ पर हमेशा आते हैं। और आप देखो ये कांसास वाली जो जगह है यूएसए में, जहाँ पे ये फिल्म फेयर फेस्टिवल हमेशा होता है, तो यहाँ पर भी काफी टोर्नेडोज और काफी बड़े लेवल के टोर्नेडोज आते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर इस सुपर सेल की भी बात कर सकते हैं, और यहाँ पर नॉन सुपर सेल की भी बात कर सकते हैं। नॉन सुपर सेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही वीक होता है। ये सब ऐसे ही बस समझ लो छोटे छोटे होते हैं और तुरंत ही खत्म भी हो जाते हैं। अब ये बनता कैसे, देखो लो प्रेशर सिस्टम और हाई प्रेशर सिस्टम है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ पर विंड जाएगा और ये लो प्रेशर ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, तो एक इस डायरेक्शन में विंड सिस्टम बन गया। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि कभी कभी आपको ये नॉन सुपर सेल्स में अगर पानी के ऊपर यही फीचर्स बनेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं वाटर स्प्राउट। वाटर स्पाउट बोलते हैं, सॉरी वाटर स्पाउट जो है, इस विंड के साथ वाटर भी ऊपर चलेगा। फिलहाल हम ये समझ रहे थे कि हाई से लो प्रेशर की तरफ ये एक विंड चलता है, और नॉर्मली कहीं ना कहीं आप देखोगे कि लो से हाई पे चलता रहेगा। और इन सब जगहों से क्या होगा कि एक सर्कल बनना स्टार्ट होगा। ये सर्कल अपने आप में इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लो अगर ये मूव करना जैसे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, तो इसके बेसिस पर क्या होगा कि लो प्रेशर सिस्टम और हाई प्रेशर सिस्टम ऊपर 2 लेवल्स में बनेंगे। और ये जिस तरह से ये डिसिपेट हो रहा है आप देखो, तो नीचे हाई प्रेशर सिस्टम बनेगा और ये ऊपर की तरफ लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। और लो से हाई की तरफ बिल्कुल एक सीधे तक में भी आएगा, और प्लस जो भी विंड सिस्टम है वो आपस में सर्कुलेट भी होता रहता है। तो आप देखोगे कि इसके सरकमफेरेंस में, या तो देखो एक ही, ये जो सुपर सेल के टोर्नेडोज होते हैं वो पहले जमीन पर ऐसे बनते हैं, फिर इनको पुश मिलता है, और ये पुश से ये नॉन सुपर सेल्स तो सीधे सीधे बनेंगे, लेकिन इनमें जो अप ड्राफ्ट होती है ये बीच में देखने को मिलेगा, सॉरी चारों तरफ देखने को मिलेगा, और बीच में डाउन ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर ऊपर कोने कोने पर हमको अप ड्राफ्ट देखने को मिलता है और नीचे डाउन ड्राफ्ट। लेकिन यहां पर क्या होता है कि इनको अगर अप ड्राफ्ट मिले तो ये सुपर सेल सीधे ऊपर, और ये गलती से भी बादल से कनेक्ट हो गए तो यहां से पूरा बादल जो है वो इसको अपने साथ खींच लाते हैं नीचे की तरफ। और सिंपली नॉन सुपर सेल्स में भी क्या होता है, ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये डस्ट से बनते हैं और क्लाउड में कनेक्ट होते हैं। दोनों दिखने में लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन नॉन सुपर सेल ऐसे पतले से होते हैं, वीक स्ट्रक्चर्स के होते हैं। और क्या होता है कि एक इनहैंस्ड फ्यूजिटाइज स्केल होता है जो कि इनको मेजर करने के काम में आता है। ऐसे टोरो स्केल भी होता है, लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग फ्यूजिटाइज स्केल या फिर इनहैंस्ड फ्यूजिटाइज स्केल पढ़ते हैं। तो ये EF0 से EF5 तक मेजर करता है,
और ये अलग अलग तरीके से अलग अलग डिवास्टेशन के बेसिस पर कितना डैमेज होता है उसके बेसिस पर, जैसे कि हम लोग अर्थक्वेक के लिए मर्कैली स्केल और रिक्टर स्केल देखते हैं जैसे अर्थक्वेक के लिए, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये फ्यूजिटा स्केल है और डिवास्टेशन बहुत ही बुरा होता है यहाँ का, जैसे कि आप यहाँ पे डिवास्टेशन देख रहे होगे। तो ऐसा आप देखो कि पूरा का पूरा शहर ही उजड़ जाता है अगर यहाँ से टोर्नेडो गुजर गया अगर तो यूएसए वगैरह में ये सारी चीजें थोड़ी फ्रीक्वेंट हैं, तो वहां के लोग अपने घरों को थोड़ा सा और मजबूत बनाते हैं जहां पर भी ये आते होंगे। यूजुअली आप देखो कि इन सब चीजों से फिर हम सभी चीजों को समझ सकते हैं और इनके बेसिस पर थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं अगर यहाँ पर कुछ भी और एक्स्ट्रा मिल जाए। टोर्नेडो जनरली मिडिल लैटिट्यूड्स में ही आते हैं और सी सरफेस पर आप देखोगे कि वाटर स्प्राउट्स आते हैं, तो वाटर स्प्राउट्स कुछ इस हिसाब से होंगे। ये टोर्नेडो की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमने पढ़ लिए। और डिटेक्ट कैसे करते हैं, डिटेक्ट बिफोर, अगर इनके पहले हमें बताना है कि कैसे इनके पहले ये टोर्नेडो बन सकते हैं, तो ये सब चीजें डिटेक्ट की जा सकती हैं। एक्चुअल में पल्स डॉपलर रडार होता है कोई एक, तो उसका अब इसके पीछे क्या साइंस है उतना समझने की जरूरत नहीं है। पल्स डॉपलर रडार होता है जिसके बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि हाँ टोर्नेडो आने वाला है, इसका क्या पाथ है वो सब हम अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। यहीं पर ये जो फुजित्सा स्केल और टोरो स्केल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो ये वाटर स्प्राउट है। देखो वाटर स्प्राउट नॉर्मली क्या होता है, पानी के ऊपर जब भी ऐसे बनेगा तो कनेक्शन जो है वो वोर्टेक्स के जैसे बनता है। ये वोर्टेक्स जो है ये पूरा कॉलम बन जाता है पानी का, तो जैसे हम लोग के घर में कॉलम बनते हैं ना, खंबे होते हैं, पिलर्स होते हैं, वैसा स्ट्रक्चर दिखने लगता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा वाटर स्पाउट भी आता है। नॉर्मली चीजें वही हैं। यहां पर डैमेज की बात करें तो डैमेज हमने देखा ही कितना डिवास्टेशन यहां पर होता है। अब इसके बाद देखो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए मैंने दिए हुए हैं। आपको इन सबको आराम से घर पे बैठ के इसको सॉल्व करने हैं। अगर कोई भी डाउट आता है तो इस डाउट को आप जरूर से मुझसे पूछ लीजिएगा एक बार कि इसमें कौन कौन से डाउट हैं, कैसे सॉल्व होते हैं। तो 12 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, ये आराम से आप इनको बैठ के सॉल्व कर सकते हो। और कुछ 2-3-4 क्वेश्चन मैंने शुरुआत में दिए थे, तो इन सब के बेसिस पर इस चीज को हम समझ चुके हैं। वीडियो के बेसिस पर समझे थे, वही सेम चीज यहां पर भी लिखी हुई है, आपको केवल रीड करना होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली। मैप के लिए जो भी है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि लेक्चर्स ऑलरेडी इतने लंबे बन जाते हैं कि एक सिटिंग में उसको देख पाना, बना पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी। तो या तो ऐसा होगा कि 2-3 लेक्चर मैं अभी पढ़ा देता हूं, तो एक मैप वाला मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ऐसे कुछ